लोगों को मुतासिर करने में, जिंदगी को ज़ाया करना छोड़ दें। इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी अपनी दांत तेज कर कर बैठा हुआ है। वो हैवी बाइक की जो बीट होती है ना, साउंड से उससे लड़कियों को बड़ा इम्प्रेस कर रहा था। किसी लड़के ने छेड़ा बाइक पे आपको जाते हुए? नंबर्स मांगते हैं यार, हमने आपके साथ राइड करनी है। एक दिन आप आलमंड ले लें, एक दिन आप वॉलनट ले लें, आप 7 डेज में 7 नट्स ले लें। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आगे मैं नहीं बैठ सकता। नहीं, मेंटल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ, यस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। और सुबह ही सुबह जब भी हम ये बात करते हैं कि इंसान को सुबह उठना चाहिए, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और उस ज़िंदगी के लिए आप अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, और जो तस्कीन मिलती है किसी और के लिए कुछ करके, वो अपने लिए करके, वैसा वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो फील नहीं होता। तो आज की जो अच्छी बात हमने आपके साथ शेयर करनी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। कहते हैं कि अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कितनी जल्दी आपकी मौत के बाद आपको लोग भूल जाते हैं, तो आप लोगों को मुतासिर करने में, ज़िंदगी को ज़ाया करना छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करें। मुदस्सिर, हमने देखा है ना, अक्सर ऐसे होता है कि हम कहते हैं जनाब, जो ज़रा अपने किसी भी इदारे में अगर आप नौकरी करते हैं, मालिकान के करीब है, तो भाई ये बड़े फ़ायदे में है और ये जनाब यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। तो जाहिर है कुछ लोगों की आदत भी होती है कि शायद वो उम्मीद अल्लाह की बजाय लोगों से लगाते हैं कि मैं जितना ज़्यादा इनके लिए करूँगा जी हुजूरी, तो शायद यहीं से मेरा काम बनेगा, वरना नहीं बनने वाला। अच्छा, ये है कि लोगों के लिए रास्ते आसान करना, लोगों के लिए रास्तों को बेहतर करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का हक काट कर किसी के लिए कुछ करना, ये गलत है। तो लोगों को नहीं करनी चाहिए। और लोग जिंदा भी तभी रहते हैं जब आप लोगों के लिए बेलौस होकर करते हैं, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हों, चाहे वो मदर टेरेसा हों, चाहे वो डॉक्टर रुतफ़ा हों। पूरी दुनिया उनको याद करती है जो बेलौस होकर लोगों के लिए कुछ करते हैं। यानी बटरिंग अगर की जाए तो वो इस हद तक की जाए कि जो मतलब खुश इखलाकी की हद तक, मतलब कि जनाब बड़ा अच्छा है, बाकी लेग पुलिंग की हद तक या फिर इस तरह के जनाब को मकसद आपके जहन में इंटरेस्ट है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉ भी अल्लाह से लगाएं, उम्मीद भी अल्लाह से लगाएं, ज़्यादा कामयाब होंगे। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। ज़बरदस्त जनरल, बेहतरीन सिपह सालार, दूररस्त निगाह, मुदब्बर लीडर जनरल आसिम मुनीर का 1 साल मुआशी बहाली, मुल्की इस्तेहकाम और अमन अमान की आला मिसाल, मुश्किल तरीन डिप्लोमेसी को आसान बनाया, मईशत की डूबती नैया को पार लगाया, दहशत गर्दी को जाल में कसने का अहम इंतज़ाम, सियासी और अस्करी क़यादत को एक पेज पर लाकर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का कला कमा करके दिखाया। आर्मी चीफ के पहले साल के दौरान मुल्क की कामयाबियों का तज़किरा करेंगे आज के प्रोग्राम में। अलमिया जन्म ले चुका, जुल्म की दास्तान रकम हो चुकी, बेबस खड़े फ़लस्तीनियों के साथ आज खड़े होने का दिन है। गाज़ा में कत्ल, बच्चों की चीखें, औरतों की आहें, बुजुर्गों की बेबसी और जिंदा बच जाने वालों के आंसुओं के बीच दुनिया आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मना रही है। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर हर रोज़ नया रिकॉर्ड बन रहा है। 100 इंडेक्स में तेज़ी मईशत को कितनी तेज़ी से ऊपर ले जा सकती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और कराची के मॉल में लगने वाली आग, जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले मोहम्मद आमिर बुलेदी बहादुरी और हिम्मत की आला मिसाल बन गए। आज उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे दुनिया बोल है में। छोटी बात नहीं होती मुदस्सिर, अपनी जान दांव पर लगाकर, वो भी कैसे माहौल में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब हर किसी को अपनी पड़ी हो, और ऐसे में जनाब आप अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाएं, छोटी बात नहीं। फिर लोगों के लिए काम करने वाले आज जो है वो लोग उनको पहचानते भी हैं और वही लोग यादों में भी जिंदा रहते हैं, बातों में भी जिंदा रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो लोगों की जान बचाई है। तो आज इनसे भी आमिर से भी बात करेंगे। अब जनाब कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो ट्रेंड पहला #वेलडन आर्मी चीफ है और इस हवाले से लोगों ने अपने अपने जनाब पोस्ट किए हैं। बताया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाजवा को कमान संभाले 1 साल मुकम्मल हो गया है। मईशत की बहाली, मुल्की इस्तेहकाम, अमन अमान की बेहतरीन मिसाल कायम की है। बिल्कुल, दहशत गर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज था जो इसके खिलाफ क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंकी। मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या दोस्त ममालिक के खैर सगाली दौरे हों, बिगड़ती मईशत की सूरत हाल हो या पाकिस्तान में इस वक्त बाकी मामलात, उनको बहुत बेहतर तौर पर निभाया है और अब
जो सिचुएशन हम देख रहे थे इतनी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, वो अब बेहतरी की जानिब वापस आ रही है। बिल्कुल इस ट्रेंड में जनाब सारिफीन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। किसी ने लिखा कि आप हमारी शान है, तो किसी ने मईशत की बहाली के लिए इक़दामात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मुदस्सिर बिल्कुल टॉप ट्रेंड में अब नाज़रीन को बताते हैं कि 10,000 से ज़्यादा सारिफीन अपना जो पोस्ट हैं वो कर चुके हैं, अपने जज्बात का इजहार कर चुके हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे, एक और ट्रेंड है, मोहम्मद हफीज़ के भी सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं जी। अम्माद और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद हफीज़ के बयान से कुछ सारफीन हैरान तो कुछ खफा नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत दी कि शाहीन आफरीदी और शान मसूद दोनों बासलाहियत खिलाड़ी हैं। कप्तानी के लिए शाहीन आफरीदी का नाम मैंने तजवीज़ नहीं किया है। वर्ल्ड कप से पहले बेमुसलसल ये बात हो रही थी जी, आमिर को होना चाहिए था और अहमद को होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं कि वो लोग खुद ही पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब जनाब हमने बात करनी है अपने आर्मी चीफ की, अपने सिपा सालार की, जिनको 1 साल मुकम्मल हो गया इस ओहदे पर और 29 नवंबर को संभाला था। जिस वक्त आर्मी चीफ ने अपना ओहदा संभाला था उस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी मसाइल का सामना था, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था। 29 नवंबर को कमान संभाली थी, तब वाकई मुदस्सिर हम मुआशी तौर पर आपको पता है कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। इसी पर बात करने के लिए इस ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ज़रा बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं। हमारे सिपा सालार को 1 साल मुकम्मल हो गया है। मैंने पर्सनली जो ऑब्ज़र्व किया है कि जितना मुझे उनमें डिटर्मिनेशन नज़र आया, मोटिवेशन नज़र आई कि मईशत को किस तरह संभालना है, फिर SIFC का क़याम, ये भी सबने देखा कि हमारा दुश्मन मौतरफ हुआ और तारीफ वही होती है दुश्मन करे। क्या कहेंगे? आई थिंक एग्जैक्टली ये बड़ा आई वुड से कि एनकरेजिंग है। अगर आप 29 नवंबर 2022 पे चले जाएं तो जिस आई थिंक रिपोर्ट में बताया गया कि इकोनॉमिकली भी काफी बुरे हालात थे और आई वुड से कि इकोनॉमी हैड बिकम थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। आपको याद होगा श्रीलंका की वीडियोस दिखाई जाती थी, बल्कि एक पूरा एक डिस्पोंडेंसी ब्रिगेड था यहाँ पे जो ये काम कर रहा था। दे वर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता श्रीलंका बन जाएगा और जगनसाई भी होगी और शायद कोलैप्स कर जाए, इम्प्लोड हो। तो ऑनेस्टली इस तरीके से एक परसेप्शन थी जो बाहर से अंदर से, और उसमें किसी हद तक जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जिस तरह अभी आप देखें कर्जा जात हैं, उसके बाद IMF के साथ डील्स, अदरवाइज इंडस्ट्री आपकी बैठ चुकी थी एंड देन ऑफ कोर्स डॉलर जो है वो राइज कर रहा था। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक सिचुएशन और हालात ये थे कि लोग कह रहे थे जी कि आप इकोनॉमी को बचा लें या अपने मुल्क को बचा लें। डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। जी एग्जैक्टली डिफॉल्ट की बात हो रही। तो आई थिंक वहां से अगर आप कवर करें एंड इफ यू कंपेयर इट विद आई थिंक लास्ट 15 इयर्स का अगर आप टाइम देखें तो ये जो 2022-23 का ये जो साल है आई वुड से कि ये बड़ा इपॉक मेकिंग भी है और एक तो ये कि कॉन्फिडेंस भी आया कौम में, ये बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एट टाइम पॉलिटिकल विल का इशू आ जाता है, गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं और फिर आपने कहा जी कि नीयत का कई दफ़ा फुकदान होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने देखी डिस्प्ले की हैं। आर्मी चीफ ने आई थिंक पहले दिन से ही वाज डिटरमिन्ड और मुझे याद है पहली जो इनकी पासिंग आउट परेड जब हुई तो उस बीच में फर्स्ट टाइम गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने ये श्योर किया कि वन पाकिस्तान इंशाल्लाह विल नेवर गो डाउन और कॉन्फिडेंस रखें अपने घर में, अपने मुल्क में। तो आई थिंक उसको अगर देखा जाए विद इन 1 ईयर ऑलमोस्ट चीज़ों को टर्न कर देना, काया पलट देना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी स्टेट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ बड़ा एक अहम इशू रहा कि आर्मी चीफ को हमने देखा कि लीडर्स ने, कुछ सियासी जमातों ने पूरा एक बलायन करने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जिसका जवाब तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आया कि उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा वो नहीं बने सिवाय शरपसंद लोगों के। लेकिन उस सारे अमल से निकलना वो लग रहा था पाकिस्तान किसी जगह स्टक हो गया, मैं दाखिली तौर पर बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से निकल के आज IMF के साथ भी मामला बेहतर, अफगान रिफ्यूजीज़ का जो मामला साल से लटका हुआ उसकी बेहतर होना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हमने इस तरह नहीं देखा कि हर आर्मी चीफ के लिए इस तरह मुश्किलात हों दाखिली तौर पर। ये एग्जैक्टली उसमें अगर आप देखें स्पेशली इफ यू देन फोकस जो मिडल ऑफ जो ईयर है अराउंड 9th मई वाला, जिसमें आई थिंक एक लास्ट अटेम्प्ट की गई थी कि वन इसको स्टेट को इम्प्लोड किया जाए, दूसरा इस तरीके से फौज में खुदा ना खासा बगावत की जाए। हालांकि ट्रेडिशन है फौज 1947 से कभी नहीं हुआ, इट स्टैंड्स बिहाइंड चीफ। जरूरी भी यूनिटी ऑफ कमांड के बगैर फिर आपके पास ऑप्शन है, सीरिया है, लिबिया है, इराक है, आप कर लें।
तो ये आई थिंक लास्ट डिच एफर्ट थी जिसको नाकाम किया था थ्रू प्रूडेंस। अगर आप देखें वो खुद बाहर थे लेकिन चेन ऑफ कमांड ने कोई झोल नहीं था, और उसमें आई थिंक फिर ये था अकाउंटेबिलिटी विद इन मिलिट्री की गई, स्पेशली आर्मी में और विदाउट फिर भी जो काम हो रहा है। आई थिंक ये भी एक बड़ी रीजन है कि अल्लाह ताला ने फिर एक मौका दिया कि चीज़ों को उन्होंने अपना दुरुस्त सिमत की तरफ डाला। अभी अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लाइक अफगानिस्तान का किया जो रिपेट्रिएशन हो रही है, ये बहुत मुश्किल डिसीजन है फॉर एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में, बिकॉज इसके ऊपर आपको पता है प्रेशर ग्रुप्स हैं, इसके अंदर वोट बैंक है, लोगों के इंटरेस्ट हैं, इवन माफियाज के इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें वकार साहब एक चीज़ और भी है, आप देखिए कि बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो किसी भी मुल्क में ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उनके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा, उनको बुला के उनसे प्रॉपरली बात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। फिर ये उस दौर की बात है कि जब ये कहा जाने लगा जी पाकिस्तान अकेला हो गया है, हमने अपने ममालिक जो दोस्त ममालिक थे उनसे ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं, उनसे मिले, उन ताल्लुकात को बहाल किया, तो ये बड़ी उनकी एफर्ट्स है, इनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेसिफिकली क्योंकि एक इंटरम सेटअप भी साथ साथ चल रहा था, अगर देखिए ओवरलैप है पीरियड का, तो टाइम जो इंटरनेशनली जब आप जाते हैं बातचीत करते हैं, या जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी, जिसमें आर्मी चीफ भी कर लेते हैं जब भी मौका मिले टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, उसमें बड़ा आई थिंक एक वीकनेस होती है जब आपकी इंटरम गवर्नमेंट, बिकॉज जर्नी पीपल से कि विल वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन और लीडरशिप आएगी, लेकिन आई थिंक इस पीरियड को भी पूरा एक्सप्लॉइट किया। अभी हाल ही में आई थिंक आप देखा मिडिल ईस्ट का उनका था, और बाय एंड लार्ज जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, चाइना है, इवन द वेस्ट, दे वुड लुक एट मिलिट्री कि आप अश्योरेंस दे तो चीजें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो उसमें SIFC का आई थिंक जिक्र बड़ा जरूरी है, ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जिसमें फौज का बहुत मेजर रोल है टू फैसिलिटेट थिंग। लाइक अगर आप देखें माइनिंग है, अगर रेकोटेक में होनी है तो उसकी सिक्योरिटी आर्मी ने आपसी ने प्रोवाइड करनी है। फिर बॉर्डर कंट्रोल है, अगर स्मगलिंग है जो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही थी, $1 को आपको याद है 336 पे चला गया था, फिर उसको कैसे लाया गया, क्योंकि स्मैश किए गए जो आई वुड से माफियाज थे, इस तरीके से कमोडिटीज की स्मगलिंग थी। ये सारी चीजें गवर्नेंस से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से ये चीजें शायद उस तरीके बिल्कुल से जो काम नहीं भी थे डायरेक्टली वो भी करने पड़े, क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज को गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए किया गया है। तो हम सलाम पेश करते हैं आर्मी चीफ के 1 साल मुकम्मल होने पर मुश्किल तरीन हालात में इस तरह आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हमारे साथ मौजूद थे। और एक आज और बड़ा अहम दिन है नाजरीन, वो है 29 नवंबर को पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के साथ भी इजहार यकजहती के तौर पर दिन मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के इजहार के लिए एहतजाजी रैलियों और तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी आज समाजी कारकुनान की जानिब से फ़लस्तीनी मार्च और तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये ख़ास दिन है जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी, हमने देखा है कि अपीलें भी की जा रही हैं कि जितना हो सके घरों से निकलें और अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा करें। अब मुझे ये बताएगा कि अपनी कैपेसिटी में ये आवाज़ बुलंद करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये बात अक्सर सुनते हैं कि भाई मेरे जाने से क्या होगा या मेरे कहने से क्या हो जाएगा, तो ये अपनी सिर्फ कैपेसिटी में आवाज़ बुलंद करना, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी ज़रा आप रहनुमाई कीजिएगा। देखें, इसका ये फ़र्क पड़ेगा कि अपने अपने हिस्से का दिया लोग जलाएंगे तो दुनियाए अक़वाम का एक ज़मीर झंझोड़ा जाएगा। वहाँ के जो अवाम हैं पूरी दुनिया में, वो कोई भी खुश नहीं होता है, मासिवाए इजराइल या जायोनिज़्म के जो कुछ लोग हैं उनका, वो खुश नहीं होता है कि अगर 4000 लाशें दबी हों मलबे के तले, और जबकि 16,000 के करीब अफराद जो है वो शहीद हो जाएं कारपेट बम्बिंग से। किसी का दिल इस पे खुश नहीं हो सकता अगर वो अपने ज़मीर को झंझोड़े तो इससे एक तो ज़मीर झंझोड़ा जाएगा। दूसरा ये है कि इस फ़लस्तीनियों को एक ढारस मिलेगी जिन्होंने अपना वो अज़्म पेश किया है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कुरान हकीम के नुस्खे सबसे ज़्यादा बिकने शुरू हो गए हैं। लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कौम अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए इस हद तक लड़े कि वो हज़ारों में शहीद हो जाएं और फिर भी कहें कि हम लड़ेंगे, और एक बहुत बड़ी फौज के सामने एक ग्रोह लड़ेगा और बाकी शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका ये फ़र्क पड़ता है। आज का दिन बहुत अहम दिन है। सॉलिडरिटी का ये दिन मुकर्रर किया गया था 1977 में, और उस दिन से ये दिन मनाया जाता है, और इसका मकसद ये है कि दुनिया में अवेयरनेस पैदा करें। ये जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 3240 के तहत ये हुआ था, और उसमें
जितनी भी अवेयरनेस में है कि दुनिया में इसी तरह रैलियां निकाली जाएं, दुनिया में इसी तरीके से मीडिया पर बात की जाए। डॉक्टर जमील, अब इस वक्त जो है वो आज 29 नवंबर को जब हम देखते हैं तो इस वक्त फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा जुल्म में है, क्योंकि चंद महीनों से ये जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में हर एक को मालूम होगा कि फ़लस्तीन का इशू क्या है। लेकिन वो जो आलमी ताकतें हैं जो फ़लस्तीन के इशू को दबाना चाह रही थी या अपनी मर्ज़ी से चीज़ों में फ़ैसला करना चाह रही थी, उनके लिए अब क्या है? आगे जंगबंदी की सिचुएशन तो है, आगे क्या है सर? नहीं, देखिए, जंगबंदी तो हुई नहीं ना, और ना ही सिचुएशन है। जी, ये आर्जी तो तौर कल पर जो पॉज जंगबंदी खत्म हो जाएगा। जी, आर्जी तौर पर पॉज जो दिया गया है, ट्रूस जो दिया गया है, ये कल सुबह 7 बजे गाजा टाइम के मुताबिक खत्म हो जाएगा। और इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी, अपनी दांत तेज कर कर बैठा हुआ है कि दोबारा वो अपने उससे ज्यादा शदोमत से हमला करे। लेकिन इस वक्त कतर में CIA का चीफ और इस वक्त कतर में मसाद का चीफ, इस वक्त कतरी और बाकी ममालिक जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दोनों ममालिक पर, खैर इजराइल पर तो कोई नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता माँ सिवाय अमेरिका के, तो उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए। हमास को इस पे एतमाल है कुछ, क्योंकि हमास ने पहले एक सोल्जर को रिलीज करने पर सैकड़ों फलस्तीनी रहा कराए थे। अब इजराइल की तमन्ना है कि इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो वही रेशो रखा जाए, 10 और 30 का, 1 और 30 का रेशो रखा जाए। तो उस लिहाज से हमास को बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर तमाम जो सोल्जर्स इजराइल के उसने अरेस्ट किए हुए हैं या अपने पास रखे हुए हैं, वो अगर चले गए तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा हमलों में, और फिर तो गाजा पर कब्जा होने का भी एहतमाल है। तो इसकी वजह से आज बहुत अहम दिन यूं भी है कि जनरल असेंबली का वहाँ तकरीरें चल रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जैसे यहाँ शाम होगी और न्यूयॉर्क में सुबह होगी, तो चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया हुआ है इसी सिलसिले में, और इसी सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है कि गजा में। डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास पिछले भी हमने देखा कि अगर इधर से इजलास है तो इधर से वीटो हो रहा है, राइट से अगर किसी ने इजलास बुलाया तो लेफ्ट से वीटो हो रहा है। तो अब की बार कुछ सिचुएशन देख रहे हैं कि ये जो आर्जी जंगबंदी को लेकर मामला आगे बढ़े हैं, सब ममालिक मुत्तफिक हो जाएं किसी बात पे सिक्योरिटी काउंसिल में? नहीं लगता। अगर आप पिछले रेजोल्यूशन पे अगर नजर डालें जो कि 27-12 रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, जिसमें के सिर्फ ये कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलो, उनको पानी दो, उनको खाना पहुंचाने दो, और लेकिन उस पर भी यूके ने सितम जरीफी, रशिया ने और यूएस ने जी तीनों ने अब्सटेन कर लिया, एब्सेंट हो गए, तब जाके वो पास हुआ। देखिए, अब इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर जमील एक बात है कि अब दुनिया में हम सुनते हैं कि जी मजहब से बालातर होकर इंसानियत की बात होती है, बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है। अब इस सिचुएशन में 1.5-2 महीने से जेनोसाइड हो रहा है, कोई छोटी बात नहीं है, और मुसलमानों का हो रहा है, ये ज्यादा गौर तलब बात है। ऐसी सिचुएशन में 52 कंट्रीज हैं इस्लामिक, क्या वजह है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैसे नहीं कर पा रही जैसे होना चाहिए? जी, अपने घर से तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, यानी कि 57 ममालिक का जो ये प्लेटफॉर्म है OIC का, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत बना है और जिसकी की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है दुनिया की, लेकिन उन्होंने वो कोई फैसले नहीं किए जिसमें कि कोई पाबंदी लगाते, कुछ ना करते, जो कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक पाबंदी लगा देते, लेकिन पाबंदी भी इजराइल पर कोई नहीं लगाई। ओवर फ्लाइट इजराइल में असला भर के जा रहा है फिजाओं से, अरब ममालिक के फिजाओं से। ये तो डॉक्टर जमील, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दुनिया जो है बड़ी फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दुनिया बड़ी रिफाइन हो गई है, दुनिया ने कुछ उसूल बना लिए हैं, उसूलों के तहत चलने लगी है, मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ये तो वही सूरत हाल है कि किसी जमाने में बादशाह हुआ करता था, जालिम जाबिर बादशाह, जो कि तहो तेक कर देता था, जब उसका दिल चाहता था रियाया को मार देता था। तो यहाँ तो यही सब कुछ हो रहा है, फिर कौन सी तब्दीली, कौन सी रिफाइनमेंट? जी, बहुत आपने अच्छा फलसफियाना पॉइंट दिया है ये, और ये हकीकत है कि आज की दुनिया में मॉडर्न बादशाह हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, जो वीटो कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? उन मॉडर्न बादशाहों का, यानी कि हुक्मरानों का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछा दिया गया है इजराइल का, ज़ायोनिज़्म के जो पैरोकार हैं, कि मीडिया भी उनके कब्जे में, जितने भी उनके फाइनेंशियल इदारे हैं उनके कब्जे में, कांग्रेस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका, आप समझ लें उनका कब्जा,
उनके ऐवानों में, बाकी यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में उनका इन्फ्लुएंस, और ये वही इन्फ्लुएंस है जो उन्होंने 1897 में फैसला किया था कि हम पूरी दुनिया में उसी के फैल नतायज जाएंगे। जो है वो आज हमें नजर आ रहे हैं कि मजलूम और कमज़ोर फ़लस्तीनियों पर बमबारी की सूरत में, और उसे किसी भी तरह से जो ये ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं जिनके पास सलामती कौंसिल भी है, वो कुछ नहीं कर पा रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद सफ़ीर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में खुशामदीद कहेंगे, और एक बड़ा अहम और बड़ा ही पेचीदा इशू लाहौर में हुआ है कि एक मेडिकल की तालिबा 23 साल लड़की तहरीन को सड़क के ऊपर गोली मारने वाले मुलजिमान को सज़ा मिलते दिखाई नहीं दे रही। 23 साल मेडिकल की तालिबा ने सड़क पर आवारा गर्दी करने वाले 17 साल ड्राइवर को गाड़ी ठीक से चलाने की तलकीन की थी। फिर 17 साल रईज़ादे ने फ़ोन करके आबिद नामी अपने मामू को बुला लिया। जो बदमाश है उसका मामू आया। मामू ने आते ही बच्ची की रीढ़ की हड्डी में गोली मार दी। बच्ची 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद फिर वो इंतकाल कर गई। मगर अभी मुदस्सिर इस केस में अहम डेवलपमेंट ये है कि जज अल्लाह दित्ता साहब ने तीनों मुलजिमान की अबूरी ज़मानत में मज़ीद तौसी दे दी है, जिसके बाद मुलजिमान इंतहाई खुश खुरम दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त मुलजिम ने गोली मारी थी उसके फ़ौरी बाद उसी अदालत के जज साहब से उसने अबूरी ज़मानत ले ली थी, और कल दोबारा उसी अदालत के जज से बाकी तमाम मुलजिमान ने भी ज़मानत में तौसी करवा ली है। दूसरी तरफ इस बच्ची का ख़ानदान जो पहले वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा था और शिकायत की थी कि मुलजिमान की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, अब बताया जा रहा है कि गालिबन ये फैमिली मजबूर है क्योंकि इतलात है कि राज़ीनामा किया जा रहा है। इसीलिए पुलिस ने मुकदमे में दफ़ा 311 इसमें शामिल कर लिया। और बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, ये किस किस्म का कानून है कि आप ये देखें कि राज़ीनामा हो जाता है, फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और राज़ीनामा हो जाता है। इसी पर बात करने के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको हम खुशामदीद कहेंगे और बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि तहरीन कत्ल केस की बात अगर की जाए तो अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई है, क्योंकि मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। सुना है कि सुलह हो चुकी है, आप बेहतर बता सकते हैं क्या हो रहा है? इसमें 3 मुलजमान इन्वॉल्व थे, जिनमें से 2 अरेस्ट करके हमने वेपन ऑफ ये रोड रेज वन रॉन्ग का केस था, जिसमें ये कर्टस पे गाड़ी अनफॉर्चुनेटली विक्टिम फैमिली थी सवार की, और इसको बैक साइड से हिट किया। इसको यारिस पे जो अब्दुल रहमान 17 साल का लड़का चला रहा था, उसने फिर वहाँ पे गुस्से में आया और फिर उसने अपने मामू को बुलाया। वो वहाँ पे मौके पे आया, मामू आबिद और उसके साथ अली रजा था। इन दोनों ने आते साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, DIG से तो पुलिस की कामयाबी करार देंगे कि आप लोगों ने इस केस में दफ़ा जो है वो 311 ऐड की है, यानी अब रियासत इस केस को लड़ेगी, मुद्दई बनेंगे। लेकिन सर सुनने में ये भी बात आ रही है कि मुद्दई को धमकियां दी जा रही हैं कि वो सुलह पर राजी हो और सुलहनामा हो चुका है, इसकी क्या इत्तलात है? हमारे पास किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की और मुद्दई हमारे साथ कॉन्स्टेंटली राब्ते में है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी बेस्ट पॉसिबल एविडेंस बैक्ड केस होगा वो हम बनाएंगे। चलिए कोई बात है अगर ऐसा है। अच्छा, ये भी बताएगा कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि मेडिकल स्टूडेंट तहरीन को गोली लगने के बाद सोसाइटी का गेट नहीं खोलने दिया गया, तो जो सोसाइटी के चौकीदार गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग इसमें मुलव्विस थे, क्या उनमें से किसी से पूछताछ हुई है या कोई गिरफ्तारी हुई हो इन लोगों की, या फिर पुलिस अब तक मुलजिमान पर ही फोकस रखी हुई है, गार्ड्स तक नहीं गई? हमने ये सारे फुटेजेस वगैरह भी कलेक्ट कर रहे हैं। कोई हमें ऐसी शहादत नहीं मिली कि सोसाइटी का गेट क्लोज कर दिया गया। ये एग्रिक्स टाउन का वाक़या है और वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन। जी, एक और चीज़ जो है DIG साहब कहा जा रहा है मुलजमान कोई असर रसूख वाले लोग हैं, तो बासर मुलजमान की जानिब से पुलिस पर भी कोई प्रेशर है आप लोगों पर? आखिर कौन लोग हैं ये? नहीं, विदाउट फियर और फेवर हम इंशाल्लाह ताला काम करें 100% प्योरली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, और हमारा किसी के प्रेशर से या असर रसूख से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने जैसे बता दिया है 311 हमने ऐड किया है ताकि अगर सुलह हो भी जाए तो हम खुद इसको कुछ। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि इस केस में थोड़ा सा ज़रा आप नाजरीन के लिए हमें आगाह कीजिएगा कि अब तक कितने लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, और मरकज़ी मुलजिम तो नौजवान रहमान का मामू है जिसने फायरिंग किया, उसके हवाले से क्या बताएंगे आप?
जिसने फायरिंग की है उससे वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद हो चुका हुआ है। मैंने बताया आतिफ और अली रजा दोनों से पिस्टल हमने रिकवर कर लिया है, और अब्दुर्रहमान जो है वो इंटरम बेल पे है कोर्ट से, और इंटरम बेल उसकी जो भी डिसाइड करेगी कोर्ट, और उसके बाद फिर हम उसको भी अरेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि आगे मामलात, लेकिन ये देखें कि किस तरह से उनको इंटरम बेल मिल गई है अदालत से, और बाकी मुझे इस वक्त पाकिस्तान में याद आ रहा है प्रोसिक्यूशन का और जस्टिस का निज़ाम। आपको याद नहीं है वो मुल्जिम जो कि विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आया था? बिल्कुल। तो ऐसा तो होता रहा है, बस अल्लाह ताला रहम करे, चीज़ें बेहतर हों, दुआई की जा सकती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के या दुआ करने के अलावा। अभी जनाब हमने जिनकी बात करनी है वो एक ऐसी बाइकर हैं। तो लड़कियां, पहले तो ये कि भी बाइक, आप ये मत समझें कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, लड़कियां जनाब हैवी बाइक भी चला सकती हैं। तो तारा बलोच की मैंने बात करनी है, जो कि सिर्फ हैवी बाइक की शौकीन है, बल्कि ये ख़वातीन की मुकम्मल आज़ादी की ख्वाहिशमंद भी हैं। इनका मानना ये है कि आज़ादी की वो सफ़ीर हैं। तारा बलोच के मुताबिक वो पाकिस्तान में हैवी बाइक चलाने वाली पहली खातून है। तो मुदस्सिर, वैसे मुझे ये बताएगा कि आपने तो मेरा ख्याल है हैवी बाइक कभी चलाई है? नहीं, हैवी बाइक मैंने चलाई है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चलाई जितनी तारा बलोच को मैंने कल सोशल मीडिया पे हम देखा वीडियो में। तो उसके बाद फिर हमने कहा यार तारा को स्टूडियो बुलाया जाए, और इस वक्त तारा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हैवी बाइक पे आई हैं अभी तो गाड़ी पे है ना, मेकअप खराब हो जाता है। अच्छा तारा, वैसे मुझे एक बात बताएं, हैवी बाइक तो आम बाइक की निस्बत ज़्यादा वजनी होती है, ऐसे तो इसका तो डर लगता है कि अगर गिर गई टांग वांग, आप तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ी पतली सी हैं, स्मार्ट सी, तो ये तो कोई टांग वांग भी तोड़ सकती है। तो ये शौक कैसा है, कैसे पैदा हुआ, कब से है? मैं ये समझती हूँ कि कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर कोई काम लड़का कर रहा है तो वो औरत उससे ज़्यादा अच्छा कर सकती है। और वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात रही, तो मैंने बॉयज़ को देखा कि एक लड़का था हैवी बाइक चला रहा था, और वो हैवी बाइक की जो बीट होती है ना साउंड से, उससे लड़कियों को बड़ा इम्प्रेस कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी चलानी चाहिए, फिर मैं गर्ल्स को इम्प्रेस करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। हाँ, बॉयज़ भी अब बहुत मतलब खुश होते हैं, देखते हैं और इंस्पायर होते हैं कि यार काफ़ी बॉयज़ ये कहते हैं यार ये इतनी हैवी बाइक हम नहीं चला रहे, तुम कैसे चला रही हो। और मुझे खुद को भी पता नहीं चलता जब मैं बाइक पे बैठती हूँ कैसे चलती है। आपने सीखी किससे थी बाइक? बाइक मैंने खुद से सीखी थी, कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक अली सुमरो है, बाइक स्टंट्स करते हैं, उनसे थोड़ी मैंने टीचिंग ली थी। तो ये हैवी बाइक जब आप चला रही होती हैं तो ये ख़तरा खौफ नहीं होता कि हैवी बाइक तो आप रेस में भी इस तरह से सिर्फ हल्का सा पाँव देते हैं तो 120 पे वो चलाती नहीं है, भगाती हैं ये। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो डर नहीं उसको लगता? नहीं, अच्छा मुझे डर लगता है ना, तो मैं अपनी मदर को बोलती हूँ मामा मुझे ना आज बहुत डर लग रहा है कि गिर ना जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद चला रही हूँ, शूट्स होते हैं, शोज़ वगैरह। तो कहती हैं क्यों डर लग रहा है, इतनी तुमने बाइक चलाई हैं। और वो जो उनकी एप्रिसिएशन होती है ना, बस वो डर ख़त्म वहीं। ये तो ज़बरदस्त है कि घर से ही आपको इस तरह का एप्रिसिएशन। लोगों की फैमिली होती है, मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत है, लेकिन होते हैं ना कि पेरेंट्स होते हैं डरते हैं, लेकिन मेरी मदर कहती हैं बस मैं तुम्हें ऐसी बाइक पे देखना चाहती हूँ। डर के आगे जीत है। अच्छा मुझे ये बताइए जब बाइक लेके बाहर निकलती हैं तो ज़रा लोगों का रिस्पांस तो बताएं ना, ख़वातीन देख के क्या कहती हैं, अगर मर्द हजरात देखते हैं वो क्या कहते हैं, कभी किसी लड़के ने छेड़ा बाइक पे आपको जाते हुए? बस ज़्यादा बोलते हैं शहजादी जा रही है, और मतलब बॉयज़ ऐसे टॉन्ट करते हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो मुझे रोकते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बस नंबर्स मांगते हैं यार हमने आपके साथ राइड करनी है। अब मैं गर्ल हूँ, बॉय को कैसे बिठाऊँ अपने पीछे? लेकिन मैं उनको कहती हूँ हाँ इंशाल्लाह सुन। और गर्ल्स जो होती है वो तो बस मेरे अभी भी इंस्टा, फेसबुक, ईमेल्स पे इतने DMs हैं कि आप हमें बाइक चलाना सिखा दें। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम हो फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को सिखाऊं, क्योंकि आजकल कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जहाँ तक रही बाइक, हैवी बाइक की बात, मैं ये समझती हूँ वो तो मेरा शौक है, लेकिन जो 70, 125 की ज़रूरत है आजकल, फ्यूल आप देखें हर नहीं। तो आपकी मुझे ज़रा मसरूफियात तो बताएं, आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे? अगर सिखाना है आपको तो आप इसके अलावा क्या क्या करती हैं? मैं एक फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैम आयशा रन कर रही हैं, उनकी एम्बेसडर हूँ। और उसमें हम लोग, हमारा मकसद ही यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जाएं। और अभी रिसेंट हमारी वुमेंस रैली भी हुई थी, तो अभी आगे और इस तरह बहुत काम है। और स्टडी भी कर रही हूँ, ग्रेजुएशन मेरी जारी है मास कॉम में, 2nd सेमेस्टर। इसके अलावा मैं ह्यूमन राइट्स की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, थोड़ा थोड़ा सियासत का भी शौक़ है। और कभी कभी जो टाइम निकाल लेते हैं वीकेंड्स पे तो गर्ल्स को बाइक सिखा देती हूँ। अच्छा, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट क्लब बने हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं बाइकर्स के, कोई हैवी बाइक है, कुछ
और इस तरह क्लब है? आपका भी कोई फीमेल का कोई क्लब बना हुआ है? मुझे कोई ग्रुपिंग का शौक नहीं है मुझे। अच्छा। मैं कहती हूँ मैं अकेले निकलूँ तो लोग मेरे पीछे हों। अच्छा। मैं लोगों के साथ रश में भीड़ का मुझे वो नहीं है, शौक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब निकलती हूँ इखलाक इंसान का ऐसा है कि सारे ग्रुप्स वाले मोहब्बत इज़्ज़त करते हैं। वन व्हीलिंग करती हैं हैवी बाइक में? व्हीलिंग का शौक है लेकिन वो अम्मी की तरफ से इजाज़त नहीं है, उन्होंने कसम वो दी। जानलेवा एक शौक अच्छा, है, अभी किया नहीं है? अभी किया नहीं है। तो कितनी स्पीड पे मैक्सिमम आपने बाइक देखा कि आज मैंने अपना रिकॉर्ड ये तोड़ दिया, आज मैं यहाँ तक गई हूँ? मतलब 200 मैंने ऊपर की है हैवी बाइक पर। अच्छा। और जब 200 से ऊपर जाती है तब मुझे लगता है अब मैं उड़ जाऊंगी। तो वो मुझे आपको देख के भी लग रहा है कि इतने बारीक बारीक से हाथ हैं, ये इतनी हैवी बाइक चलाते हैं कैसे हैं, और वाकई ये उड़ने वाला जो सीन है ना, ये वैसे अल्लाह ने और उस पे आपने गेटअप मेरा देखा होगा ना, ये तो मैं लड़की बन के आई हूँ, उस पे गेटअप बिल्कुल चेंज होता है, बॉयज वाला होता है। क्या बात है। अच्छा मुझे वैसे बताइए, जब फर्स्ट टाइम आपने बाइक चलाई तो क्या फीलिंग्स थी, एक्सपीरियंस तो शेयर करें अपना। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने चलाई, अच्छा फर्स्ट टाइम तो मैं शुक्रिया करूँगी अपने मामू का, उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट पे 70 लेके दी। क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि उनको नहीं पसंद, वो भाइयों को उन्होंने नहीं दी कि गाड़ी जोन सी लेनी है लो, कोई शौक गाड़ी का पूरा करो, लेकिन बाइक बहुत डेंजरस है बाबा की नज़र में। तो मैंने फिर अपने मामू को जो है ना वो डो किया, मैंने कहा मामू मुझे बाबा लेके नहीं दे रहे तो आप मुझे लेके दें। तो मैं गई शोरूम पर, उन्होंने कहा 50,000 आई थिंक 70 इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग पेमेंट है और 15,000। मैंने कहा वो तो मैं पे कर लूँगी, स्टार्टिंग इतनी अमाउंट मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने मुझे लेके दी, तो फिर वो 70 मैंने ली 0 मीटर। और जब मैं रोड पे लेके गई तो मुझे ना मतलब अजीब लगता था, मैं कहती थी यार ये बाइक मज़े की नहीं है, मुझे हैवी बाइक लेनी है। अब जो है जब हैवी बाइक सीखी, अब मुझे बाइक कैसे ली फिर जब हैवी बाइक इंस्टॉलमेंट्स पे ली? अच्छा हैवी बाइक अभी मेरे पास जो है 250 सीसी है, लेकिन हैवी बाइक मैंने ऐसे ली, शूट्स वगैरह आपको पता है बजट्स के काम जो मुझे मिले वो सेविंग्स की, और मैंने हैवी बाइक परचेज की। मतलब वो माइंड में यही था कि लेनी हैवी बाइक। अभी मुझे शौक है कि मैं हायाबुसा और हार्ले लूं और अपनी एक ना मतलब हार्ले डेविडसन चलानी है भाई। हार्ले का पूरा आपको पता है, हार्ले का तो आपको पता है मेरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रहा है 1800 सीसी हार्ले। मैं फर्स्ट गर्ल हूँ जिसने हार्ले डेविडसन चलाई है। अच्छा 17 एज में, जिस टाइम मेरा लाइसेंस नहीं था और उस टाइम मैंने फिर छोड़ दिया, अब लाइसेंस बनवाया, अब मैं कहती हूँ अब मैं भाई हर चीज़ चला सकती हूँ। अच्छा तो गाड़ी भी चलानी आती है या बस बाइक ही सीखी? गाड़ी पे मैं स्टंट्स भी करती हूँ, मैं गाड़ी पे रेसिंग करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स कार मुझे शौक है, और मैं बाकायदा हर संडे ट्रैक पे जाती हूँ। ट्रैक पे जाके मैं बॉयज़ जो लास्ट टाइम मैंने सिविक से अपनी रेस की थी उसका इंजन भी मैंने थोड़ा सीज कर दिया था, लेकिन जीत गई थी। ओहो ये सिर्फ बाइक राइडर नहीं है तो कार रेसर भी हैं आप। कार रेसर भी स्पोर्ट्स को बस ये, अच्छा मैं थैंक यू कहूँगी आप लोगों का और बोल का बहुत। आज से 2 साल पहले मैं बोल पे आई थी न्यूज़ स्टूडियो में, और 2 साल बाद भी मुझे आप लोगों ने याद किया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारा मीडिया ना वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। और एक गिला भी करूँगी अपनी गवर्नमेंट का कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो स्पोर्ट्स को नहीं करती, पर्ची चलती है। लाइव बोलते हुए मुझे थोड़ा शर्म भी महसूस हो रही है कि जो सोर्स आएगी, सोर्स ऑफ पीआर, अच्छा ये फलाने मिनिस्ट्री का है तो अच्छा ठीक है इसको ले आओ ज़रा आगे, तो उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं ये क्या चाहती हैं कि मतलब गवर्नमेंट क्या करे आपके स्पोर्ट्स को लेकर? गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो, रियल टैलेंट को प्रमोट करे, और जो पर्चियाँ हैं ना उसको ख़त्म करें। वो देखें रियल टैलेंट कहाँ है, उनको सिंध में निकले। पाकिस्तान में हमारा बहुत टैलेंट है, मैं खुद देखती हूँ ना, मैं परेशान होती हूँ। तो उस टैलेंट को लेके आएँ और उसको प्रमोट करें, उनको एप्रिसिएशन दें। पैसा तो नहीं है, पैसा आने जाने। विमेन एम्पावरमेंट को लेके आप क्या करना चाहती हैं, जो गवर्नमेंट से आप अपील करेंगी कि भाई? मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं हर औरत को मजबूत करूँ जो डरती हैं कि यार बाइकिंग, अगर मैं बाइकिंग की बात करूं, हम रोड पे निकलेंगे हमें लड़के तंग करते हैं या हमें डर है हम नहीं चला सकते, तो मैं उनको आगे निकालना चाहती हूं। और काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जब मैं अपने साथ पीछे निकालती हूं तो मैं उनको, वो मुझे देख के इतनी हैप्पी होती हैं कि वो डर ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें, औरत को इज़्ज़त दें, और ऐसे कि उनको बताएं कि औरत हर चीज़ कर सकती है। गवर्नमेंट की तो फिर भी सपोर्ट होती है, लेकिन माशरे की सपोर्ट का आपने बड़ा अच्छी बात की कि लोग जो है ना वो टीजिंग करना तरह से टीजिंग करते हैं। तो ये जो बाइक्स जो छोटी क्या कहते हैं स्कूटीज के ज़रिए एम्पावरमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट उनको बगैर किसी इंटरेस्ट के दे दे लीज पर कि ये आप ले सकते हैं, माहाना सैलरी से आप दे सकती हैं इसके इंस्टॉलमेंट। तो ये जो हमारे पास खटारा बसेस हैं, वैसे तो अभी बसेस चल रही हैं कुछ रूट्स पर गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन ये उनका भी हाल आप देखें, मैं सफ़र करती हूँ यूं नहीं जाते हुए, उनके हाल भी ख़राब हो गए। अभी पैरेलल जो है वो चीज़ें मेरे ख्याल चलनी चाहिए।
सहरिश आप भी वैसे, मैं सोच रहा हूँ कि आप अपने घर से अगर हैवी बाइक पर आए तो कैसा लगेगा? बस मतलब सारा डस्ट में उजड़ी हुई आऊंगी मैं। नहीं हेलमेट, सारे बाल गंदे हो जाएंगे, मेकअप तो खैर यहाँ आके होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हैवी बाइक पे आना, क्योंकि मेरा घर काफी दूर है। तो अच्छा, एक चीज मैं चाहूँगा, क्योंकि बाइकर हैं और हमारे देखने में मैंने बहुत ज़्यादा तस्वीर देखी, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उनमें 90% हमारी गर्ल्स ने, फीमेल ने हेलमेट नहीं यूज़ करते। अच्छा, मैं खुद को भी ये हिदायत दूंगी लाइव, और आपको भी मैंने जो वीडियोस में देखा है हेलमेट बहुत अच्छा कम वो होता है। वैसे मैं हेलमेट लेती हूँ, वीडियोस में जो होता है ना वो एक थोड़ा लुक पता चले गर्ल चला रही है, वैसे रियल लाइफ में हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और आपके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, गियर्स हैं आपके एल्बो पर, नी पर, ये आप ज़रूर लगाएं। बड़ा आप जो है गिरते भी हैं तो सेफ होते हैं इससे, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं ये बात सोच रही हूँ कि आपके बाबा जिन्होंने आपको बाइक नहीं दिलाई, कि उनको ये सवारी बिल्कुल सेफ नहीं लगती, अब आप माशाल्लाह जो कुछ कर रही हैं, तो उनके आप क्या तासुरात हैं? अब तो वो बड़े खुश। अच्छा, वो ना थोड़े मतलब एक ब्यूरोक्रेसी माइंड है उनका, तो वो कहते हैं कि सीएसएस करो, क्योंकि जो एक फैमिली हमारा बैकग्राउंड है आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स, तो तुम ये क्या कर रही हो। अब लेकिन अब जब वो देखते हैं ना, वो बड़े हैप्पी होते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको कॉल देते हैं, अरे यार आपकी बेटी जो है इस शो पे हमने देखा, कल मैं एक चैनल पे थी, मुझे गांव से देख रहे थे, मुझे पता ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे गांव से कॉल की, हम तो आपको टीवी पे देख रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने आज भी आपको देख रहे होंगे, आज भी टीवी पे देख रहे होंगे, तो ये बाबा फिर बड़े खुश होते, बोलते नहीं है, लेकिन एक बेटी हूँ ना, मैं जज कर लेता है इंसान, तो उनका एक फेस एक्सप्रेशन बड़े खुश होते हैं। अभी बताइए, मुझे ये बताएं कि भाई आपने बोला कि आपको सियासत का भी थोड़ा थोड़ा शौक है, तो किस पार्टी को ज्वाइन करना है? पीपी ऑलवेज। अच्छा, जो सिंध में है ना वो पीपल्स पार्टी जी भुट्टो। वैसे जमात भी तो आप देखें ना, अवामी जमात है, तो अवामी जमात में जाने, तो क्या इलेक्शन लड़ने का इरादा है? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। अच्छा, इसमें भी आप समझती हैं कि इस पे भी मैं समझती हूँ पर्ची है। अल्लाह, टैलेंट जो है ये पर्ची सिस्टम, इनका शिकवा दूर करें आप, ये खत्म करना चाहिए। लेकिन आपकी जमात में तो हमने बड़े ऐसे लोग भी देखे हैं जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सेनेट में पहुंच गए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, अच्छा सबसे बड़े मजे की बात बताऊँ, फिलहाल मैं जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एडवाइज़र भी हूँ। अच्छा, तो जूनियर बाबा के साथ मैं काम करके, बुल्हन बचाओ फाउंडेशन, उनके साथ काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और उधर से मुझे सियासत का शौक पैदा हुआ। लेकिन वो जमात और ये जमात पीपल्स पार्टी दोनों अलग-अलग हैं, बहुत अलग है, बहुत। लेकिन ये है कि आप फेयर और ट्रुथ पे काम करो, जमात से कुछ नहीं है। किसी भी जमात में जाओगे, करप्शन नहीं करो, जो कि हमारी करप्शन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, आपको पता है, जब तक करप्शन नहीं होगी तब तक मजा नहीं आता। नहीं, लेकिन आप करप्शन को सोच नहीं, करप्शन मैं सोच रही हूँ कि आप ना बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ों को लेके बहुत सोच रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड्स को भी सोचें, क्योंकि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। तो ये नहीं कि सभी करप्ट हैं, जाहिर है कुछ लोग होते हैं ऐसे, और काली करप्शन लोगों की करप्शन की वजह से ना पूरी हमारी गवर्नमेंट बदनाम है, कुछ लोगों की वजह से। वैसे मैं अपनी गवर्नमेंट को अच्छा भी कहती हूँ, कई जगह पे बहुत अच्छी है, बस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बड़ी मैं सीरियस होती हूँ कि हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिले। क्या मैसेज देंगी आपकी जमात में? तो विमेन एम्पावरमेंट में हमने माजी में अगर देखे 2011 में विमेन के लिए जो कवानीन आए वो आपकी जमात के दौर में आए, पीपल्स पार्टी ऐसा ही है। अच्छा, विमेन यहाँ पर 18 साल की शादी का आया कानून, तो सिंध में सबसे पहले आया। विमेन एम्पावरमेंट में बहरहाल फिर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दारा, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप इसी तरह से बाइक घुमाती रहें, चलाती रहें। आप हमारे साथ थी, आपको बहुत शुक्रिया। ब्रेक की जाने बढ़ना है जी, कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बातें करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब आपको वेदर का अहवाल हम देंगे। तो इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि पंजाब वालों बी रेडी, क्योंकि दोपहर के बाद मरी से रावलपिंडी तक तेज़ बारिश का इम्कान है। अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा और कसूर समेत कई शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। तो अल्लाह करे कि बारिश किसी के लिए जहमत ना बने, अलबत्ता तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पर आज रात से बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बलूचिस्तान और तुर्बत, पंजगोर, अवरान और मकरान में मतला अबर आलूद है, और ऐसा ही कहा जा रहा है कि दिन भर रहेगा। इसके अलावा इन इलाकों में बारिश का भी इम्कान, अलबत्ता कराची और सिंध के दीगर अजला में भी
आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिंध में ऐसा उस तरह से बारिश नहीं हो रही। यहाँ के लोग बारिश के लिए तरसते रहते हैं। अलबत्ता सर्दी कुछ आ गई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन भरपूर सर्दी नहीं कहा जा सकता कि आई है। अब ज़रा कुछ टेम्परेचर्स की तरफ आ जाते हैं। पहले कराची का टेम्परेचर आपको बता देती हूँ, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का जाने का इम्कान है जनाब। और अगर बात की जाए कोयटा की, तो यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और मुल्तान की तरफ अब आ जाते हैं। कोयटा तो आपने देख लिया है, मुल्तान में जनाब कम से कम 12 है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 है और अभी क्लियर स्काई है, वहाँ पर कोई ऐसा शबर आलूद नहीं है मौसम। लाहौर की अगर बात की जाए तो जनाब बारिश जो है ना वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। कम से कम टेम्परेचर 13 है, ज़्यादा से ज़्यादा 22 है और बारिश एक्सपेक्टेड है और हैवी रेन कहा जा रहा है कि होगी। ये जनाब कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, जहाँ पर क्लाउडी इस वक्त मौसम हम देख सकते हैं। 11 कम से कम टेम्परेचर होगा और मैक्सिमम 22 तक जाने का इम्कान है। तो जनाब यहाँ पर भी बारिश है जो कि एक्सपेक्टेड है। आगे पेशावर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर कम से कम 12 ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। क्लाउडी वेदर है, आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो जनाब सर्दी से बचना है, अपना ख्याल रखना है। और ये तो था मौसम का हाल अहवाल और हम बिल्कुल आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे। अब हमें जाना है मुदस्सिर के पास। ओवर टू यू मुदस्सिर। तो बहुत शुक्रिया। सहरिश ने बताया कि मौसम का अहवाल इस वक्त कैसा है। सर्दी आ रही है, बल्कि सर्दी आ चुकी है। कराची वालों के लिए दिन में थोड़ा गर्मी का मौसम होता है, बाकी तो ऐसा कोई सीन नहीं कि आप सर्दी और गर्मी की बात करें। लेकिन इस सर्दी और गर्मी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। और खाने पीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सही डाइट बताई जाए कि आपने खाना क्या है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। और अगर ये सब चीज़ें मालूम होंगी तो वो हमारे साथ जो हैं वो एक मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिस्ट रहमा शेख साहिबा। और उससे पहले हम एक चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ और वो वाक़या था इस वक्त कराची में शॉपिंग मॉल में लगने वाली इमारत में, जहां पर आग लगी जिसमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई थीं। इस हादसे के वक्त कोई ऐसा भी मौजूद था जिसने अपनी जान पर खेलते हुए बाकी इंसानों की जानें बचाईं। मोहम्मद आमिर और उनके बेटे सुबहान कराची कोरंगी के रिहायशी हैं और रियल लाइफ हीरो हैं। जब इमारत में आग लगी तो आमिर के बेटे सुबहान इमारत के अंदर थे। बाप ने बेटे को बचाने के लिए जलती हुई इमारत के अंदर जाने का फ़ैसला किया और बेटे को बचाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने आमिर से बड़ा काम लिया और उन्होंने दीगर 25 अफराद की जानें भी बचाई हैं। बिल्कुल जनाब, और ये हमारे तो हीरो हैं और हमने इनको शो में दावत भी दी है। इनको हम वेलकम करेंगे और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी खैरियत से हैं और इनके बेटे भी खैरियत से हैं। वेलकम टू आवर शो आमिर साहब। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, और ज़ाहिर है अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया है। आपने आरजे मॉल में जो आग लगी 25 लोगों की जान बचाई है। थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा वहाँ पर क्या माहौल था जब आप वहाँ पर पहुँचे, तो क्या मनाजिर आपने देखे थे? सर सिचुएशन ये थी, मैं तो सो रहा था बेड पे अपने, बट बच्चा मेरा ड्यूटी करता है नाइट में, ये मुझे इल्म है। ठीक है, अच्छा बच्चे की कॉल आती है कोई फजर की नमाज़ के बाद, नमाज के जैसे जमात ख़त्म होती है उसके बाद कॉल आती है। मैंने अटेंड करी, मैंने कहा खैरियत, तो कहता है बाबा मेरे को जो है ना ऑफिस में हमारे आग लगी चारों तरफ और हम लोग एक रूम में फंस गए हैं, 4-5 ऑफिस के लोग भी हैं। अच्छा। और 4 दोस्त हम भी हैं। तो मैंने कहा बेटा आपके ऑफिस में बोला जी, बोला मैंने कहीं रास्ता नहीं है, बोले हमने सब जगह चेक कर लिया है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास निकलने का, अभी सिर्फ धुआं भर रहा है अंदर और लोग बेहोश हो रहे हैं। बाबा कुछ ऐसा करें, जल्दी से कुछ कर सकते हैं करें, जो कर सकते हैं आप। मैंने कहा बेटा मैं आप बेफिक्र हो, मेरे को आधा घंटा दो, मैं पहुँचता हूँ और काम करता हूँ अपने। फिर मैंने 15 करा, पहले 15 पे फ़ोन करा तो पुलिस एहलकार ने मुझसे जो बात करी कॉल के पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेफिक्र रहिए कि 50 से ज़्यादा कॉल मेरे पास आ चुकी मौसूल हो चुकी हैं, मज़ीद हमारी रेस्क्यू टीम रवाना है इस तरफ। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, बस मैंने अपनी बाइक उठाई और बच्चे के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। जब मैं गया अपना डिग रोड के ब्रिज की तरफ पहुंचा, 15 मिनट के अंदर माशाल्लाह से मैं पहुंच गया था।
कोरंगी 4 नंबर से लेके डिग रोड के ब्रिज तक। जब मैं पहुंचा हूँ तो देखा तो RJ स्क्वायर के छत पे से धुएं उठ रहे थे ब्लैक कलर के। बहरहाल थोड़ा सा खौफ हुआ कि यार अल्लाह बेहतर करे, इतनी तेज़ आ गए कि वो बच्चे जाहिर सी बात है सही बोल रहे थे। मैं इतनी तेज़ आया हूँ, मैं भी डरा हुआ था क्योंकि मेरा बच्चा है और किसी का भी होता शायद वो भी यही सोचता बिल्कुल। तो मैं जैसे तैसे मैंने कहा किसी की हेल्प लेने का इतना टाइम नहीं ना सोचने का। मैं जैसे जैसे गया, मुझे टेक्निकल आदमी हूँ, कोई 20 साल से काम कर रहा हूँ मीडिया पर्स प्राइवेट लिमिटेड में। मैं डिप्लोमा भी किए हुए हैं मैंने 1-2 तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से। बाकी ये है कि मैंने कहा अल्लाह मालिक के चलता हूँ, उसको तो बाद में जहन में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल मैं किसी भी तरह घुसूँगा। जब मैं वहाँ गया तो फायर ब्रिगेड का अमला मेरे को मौसूल हुआ, उसमें थे 4 लोग। तो वो लोग चारों तरफ रोटेट करके आ चुके थे, कह रहे थे जगह नहीं है ऊपर जाने की। अब फ्रंट पे जो मॉल का जो गेट था, अब वो खोलने की इजाज़त वो नहीं दे रहा था। कौन? जो गार्ड थे उधर के, उनके गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज जो था उनका, वो शलवार कमीज़ में कोई कत्थे कलर के, तो वो इजाज़त नहीं दे रहा था। पर मैंने कहा आप उससे बक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा मैंने रेस्क्यू टीम से बात करी, मैंने कहा देखो मैं अपने बच्चे से बात की है, वो अभी इस साइड पर है, इस लोकेशन पर। उसने कहा मैं फ्रंट वाली साइड पर हूँ जहाँ पे से शीशे वाली लिफ्ट चलती है बाबा, क्योंकि हम लोग इस लिफ्ट की तरफ भागे थे क्योंकि एग्जिट पॉइंट हमारे सारे जल रहे थे, आग बरस रही थी और धुआं था। तो हम कमरे में लोग हो चुके हैं, कोई 20 से 25 से 26 लोग हैं हम लोग। तो मैंने कहा बेटा फ़िक्र नहीं करो, मैं बस नीचे खड़ा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ, 10-15 मिनट के अंदर। फिर भी अब रेस्क्यू टीम के पास जो सीढ़ी थी वो थी कोई अपना 3 फ्लोर तक या 4 फ्लोर तक जाने के लिए। अच्छा। तो जो 2 सीढ़ियाँ थी उसमें एक में डबल थी, यानी कि एक डबल सीढ़ी जो है ना वो नहीं पहुंच सक रही थी कि वो तीसरे फ्लोर पे जाए। तो मुझे जो मुनासिब लगा, मैंने कहा इसको पेडेस्ट्रल ब्रिज नज़र आ रहा है मुझे इसके बराबर में ना, इसके ऊपर हैंग करके ऊपर करो इसको। ऊपर करा तो वो भी 3rd फ्लोर तक गई। वहाँ पे से उन्होंने शीशे गिलास तोड़ा, मैं भी चढ़ा, मैंने भी शीशे गिलास तोड़ा। पर उन्होंने एक बात कही कि लिफ्ट ऑपरेट करना ना खोलना हमें नहीं आती। तो वो मैंने कहा मैं खोल लूँगा 1 मिनट में, सिर्फ आप मेरे को इसका शीशा डैमेज करें, मैं ऊपर आ रहा हूँ। उन्होंने जैसे डैमेज करा मैं ऊपर गया हूँ। उसके बाद दूसरी सीढ़ी मैंने मंगाकर हैंग करी ऊपर लिफ्ट की साइड पर। हैंग करने के बाद मैंने स्क्रू ड्राइवर लेकर 1 मिनट में लिफ्ट को खोला। दरवाज़ा तो ओपन हो गया पर सामने ग्रिल का गेट आ गया ऐसा, जो कि हथौड़े मारने से भी मेरे नहीं हिल रहा था, वो हैमर मारने से। ठीक है, तो फिर मैंने कोशिश ये करी, मैंने उससे कहा कि आपके पास कतिया है कोई काटने वाली चीज़ ऐसी जो कटर नुमा टाइप की जिससे मैं काट सकूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी है, हम मंगा रहा हूँ 1 मिनट में। वो ले कम से कम 2-3 मिनट लगे होंगे, जब तक मैंने 2-3 हैमर बरसा दिए जाली की तरफ जहाँ पे मेरे को ताले दिख रहे थे। वो जाली डैमेज हो गई। फिर मैंने हाथ से जो है ना अपने, ये देख रहे हैं ना हाथ पे मेरी चोट, ये मैंने हाथ से इसको जाली को मूव कराए ताकि मेरे कटर जाने की जगह बने। जब वो कटर गए हैं, उसका कटर गया तो उसने लॉक को काटा है एक को, फिर ऊपर वाले को भी ऐसे डैमेज करा हुआ था ताकि मेरा कटर इन हो जाए। मैंने उसको डैमेज करने के बाद उस कटर की मदद से ताले को काटा। फिर मैंने रेस्क्यू वाला जो सलीम मेरे साथ था उसके साथ मिलकर थोड़ा सा धक्का मारा जिसके पीछे अलमारी रखी थी ग्रिल के पीछे, ताकि वो हटे तो हमारी जगह बने स्पेस। फिर हम दोनों इस तरह अंदर गए और हार्डली मुझे 10 मिनट लगे होंगे। वो काम करने के बाद अंदर गया तो अंदर भी ऐसी ग्रिल मिली, पर हमने उसको मौका नहीं, उसको पर हम खुली स्पेस थी कि इजीली हम हथौड़ा भी चला सकते थे और कटर भी। तो इस तरह दोनों दरवाजे हमारे चारों ताले मैंने काट दिए। आपका कि आपके साथ रेस्क्यू के एहलकार भी थे और वो लोग भी मौजूद थे, काबिल तारीफ उनका भी आप किरदार कह रहे हैं, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है इसमें तो फायर ब्रिगेड को भी मुद्दई बनाया गया। इस मामले में आप क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड को तो ये पता ही नहीं है ना कि लोग किधर फंसे हुए हैं। उनको तो सिर्फ उनको ये पता था आग कहाँ लगी हुई है। उन्होंने सिर्फ दीवार के अंदर होल कर ना अपना पाइप को इन करके पानी ऑन कर दिया है, जो मैं देख रहा था मेरे सामने जो सिचुएशन थी। बाद में पहले नहीं, बाद में जब मैं बच्चे को निकाल चुका था 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट में बच्चे को रेस्क्यू करके जब बाहर आ गया तो ये देख रहा था कि फायर ब्रिगेड लिफ्टर लगी हुई है और उसने उन्हें होल करके ऊपर से पाइप अंदर छोड़ा हुआ है। अंदर कोई नहीं जा रहा है, अंदर कोई जाता है या मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। आमिर, ये बताएगा कि जब आप लोग वहाँ अंदर गए तो आपके साथ रेस्क्यू वर्कर्स भी थे, ये बताएं कि वहाँ मॉल में कोई आग बुझाने के आलात आप लोगों को नजर नहीं आए?
नहीं, मेरे को उस टाइम पे इस चीज़ की नीड ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे आग नज़र नहीं थी, सिर्फ धुआं था ब्लैक कलर का उस साइड पर। ब्लैक ऑलरेडी सब ब्लैक हुआ था उस टाइम पर, और कुछ भी नहीं था उस साइड पर। तो उस चीज़ की नीड ही नहीं थी, तो उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सिर्फ ये सर्च करना था कि पब्लिक कहाँ है इस टाइम पर, और मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे को बच्चे को देखना था। और बच्चा दिखा तो सबके साथ 25 लोग में 26 लोग में मेरा बच्चा भी था। तो यकीनन जब मेरा बच्चा है तो जाहिर सी बात दूसरों के भी बच्चे हैं, जब उसको लेके जाऊंगा तो उसको भी लेके जाऊंगा, दूसरे लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना मैं एक को लेकर जाऊंगा, अपने बच्चे के लिए आया हूँ। तो बहरहाल बिल्कुल सबके माँ बाप होते हैं, वो बेचारे बाहर, उनकी एफर्ट थी, वो बाहर से फ़ोन कर रहे थे, सिर्फ उनकी इतनी एफर्ट नहीं थी कि वो ऊपर चढ़ के मेरी तरह से अगर इस बात करें तो आपने खुद वहाँ जाकर देखा है, आप क्या समझते हैं आतिशज़दगी के मामले में कसूरवार कौन है? माल इंतज़ामिया की गफलत के बायस लोग बच न सके, या फिर रेस्क्यू एहलकारों की बर वक्त जो कार्रवाई है वो नहीं हुई? देखिए, मेरे को कोताही जो नज़र आ रही है ना वो नज़र आ रही है एक इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन की, सीधी बात। क्योंकि जितने भी वायर्स गए थे, जो मैं केबल देख रहा था जले हुए, उससे अंदाज़ा ये होता है सब केबलों को आपस में मंच करके एक साथ चलाया गया है फोर सीलिंग के अंदर। फोर सीलिंग में एयर वैसी नहीं होती है, ऑक्सीजन वैसी नहीं होता है, तो आग ज़्यादा तेज़ी से चलती है सही फोर सीलिंग से, और फोर सीलिंग ही गिरी हुई थी ऊपर से छत से, और उसी साइड पे ज़्यादा आग थी। क्योंकि फायर ब्रिगेड का कोई इसके अंदर किरदार नहीं है, सब जो लोग मरे जला कोई नहीं है, सब धुएँ से, ये सब दम घुटने से मरे। और अगर मेरे पास कुछ और ऑप्शन होता ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो मैं यकीनन अपने बच्चे के बाद दोबारा ऊपर जाता, उसी ट्रीटमेंट के साथ ऊपर जाके दोबारा से मैं उस फ्लोर को भी पूरा राउंड अप करता बाकायदा। लेकिन चलिए आमिर साहब, अभी भी आप यह है कि 25 लोगों की आपने जान बचाई है, ये भी कोई छोटा अमल नहीं है, इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब जनाब आगे बढ़ना है, और हमारे साथ राहिमा भी मौजूद हैं। न्यूट्रिशन की बात हो रही है, सर्दी आ गई है, और ऐसे में आपको पता है जनाब मौसम की सौगात यानी कि खुश मेवाजात खाने का वक्त भी हो गया है, जो जेब पर काफ़ी भारी है लेकिन सेहत के लिए बड़े मुफीद हैं। अलबत्ता इन्हें खाने का भी दुरुस्त तरीक़ा होना चाहिए। आमतौर पर लोग सर्दियाँ आती हैं मूंगफली, बादाम, अखरोट का बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो सेहतमंद तरीका नहीं है। आप तो नहीं ऐसा करते? नहीं, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से खाता हूँ। खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका हम जान लेते हैं। हमारे साथ रहमा मौजूद हैं। रहमा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ड्राई फ्रूट ये खाना भी चाहिए, या लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि जी ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाएं तो बड़ा अच्छा है, बाल अच्छे होते हैं? ड्राई फ्रूट्स जो है आप किसी मौसम से रिलेटेड नहीं कर सकते। आप हर मौसम में खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी में खाएं। अगर जैसे हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि 7 बादाम रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाएं तो आप जो है वो ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई मिथ नहीं है। लेकिन सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी नहीं, आपका ब्लड रेगुलेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है उससे आलमंड्स खाने से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 7 खाने, आप 3 भी खा सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आलमंड्स बड़े एक्सपेंसिव हैं और सर्दियाँ आते ही ड्राई फ्रूट के तो रेट्स बहुत डबल हो जाते हैं। अगर आप आलमंड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव है मूंगफली। अच्छा। आप अपने फिस्ट साइज़ की मूंगफली आप ले सकते हैं। फिस्ट में आपकी जितनी मूंगफली की सर्विंग्स आती हैं आप वो लें, उसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट या उसमें किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं करें जो नॉर्मल हम लेते हैं। हाँ, तो भुनती ही नमक में नहीं, तो वो उसके अंदर नमक नहीं होता ना, जो आप उसका शेल उतार देते हैं तो वो अंदर से तो बहुत अपना जो नॉर्मल उसका फ्लेवर होता है वो ही रहता है। आप वो जो कह रहे हैं पठान की रेडी पे वो नहीं खानी है, मुझे ये बता रहे हैं कि नमक वाली सैरिश कि वो जो ज्यादा मजे की होती है वो नहीं खाई जाएगी, ज्यादा मजे की नहीं खानी। ठीक है, अच्छा, लेकिन इससे नहीं तो आप अपनी मुट्ठी के करें, कोई ऐसे भी तो मुट्ठी भर सकते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी, क्योंकि आपकी मुट्ठी का साइज़ मेरी मुट्ठी से अलग है, इसलिए आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो मेरी बॉडी से अलग है। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान का हाथ है ना, उसमें अल्लाह ताला ने उसके सारी मेजरमेंट्स दे दी। ये मेरी वालिदा मरहुमा कहती थी कि एक मुट्ठी अपने बॉक्स से, उन्होंने बॉक्स बनाए होते थे हमारे बचपन में सब बच्चों के, कि अपने अपने बॉक्स से ले लें, तो मैं ऐसे बॉक्स जो है ना ऐसे की बजाय यूं कर लेता था। जब आपने बंद करनी है तो इस स्पेस में आपका जो है ना वो ड्राई फ्रूट आना चाहिए। इसमें तो फिर दाल भी गिरी, यानी आप वो वाले बच्चे थे जिसकी नजर नहीं पड़ती दिल भर जाता है। बिल्कुल ऐसे। और ड्राई फ्रूट में मेरा ड्राई फ्रूट्स के साथ सबका ऐसा होता है, क्योंकि वो इतने अपीलिंग टेस्ट होता है उसका कि जो है वो आप रुक नहीं सकते।
और सर्दियों के साथ एक तो बिंज वॉचिंग बहुत बढ़ जाती है, तो बिंज ईटिंग की तरफ भी लोगों का रुझान बहुत बढ़ जाता है कि मूवीज़ देख रहे हैं या रात में, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होता है तो डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं लोग। कौन सी टाइमिंग अच्छी है ये ड्राई फ्रूट खाने? अच्छा, हर ड्राई फ्रूट के लिए बहुत अलग अलग टाइमिंग्स हैं। अच्छा। जैसे कि आप आलमंड सुबह के टाइम पे लेंगे खाली पेट, या फिर नाश्ते के साथ आप लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप वॉलनट्स की बात करें, एक अखरोट आपके लिए दिन में बहुत मतलब काफ़ी है, आपकी मतलब सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहा है। अखरोट आपने शाम के किसी वक्त में लेना है कि जिस वक्त आपके डिनर और आपका लंच है उसके बीच का जो आपका मील टाइम है, ठीक है। जो लोग डाइटिंग पे होते हैं यूजुअली, तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक वॉलनट और उसके साथ कोई दूसरे सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स या पम्पकिन सीड्स, आप उसको वो मिला के उसके साथ ले लें तो वो आपका एक स्नैक बन जाता है। अगर आपने जैसे पीनट्स लेने हैं या आपने काजू लेना है या आपने पिस्ता लेना है, ये 3 टाइमिंग्स ऐसी हैं जो आप डिनर के बाद ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद सोने में कम से कम 1 से 2 घंटे का आपका जो है ना वो इंटरवल होना चाहिए। सही। क्योंकि डिनर का टाइम हम यूजुअली 8 PM तक हम बोलते हैं कि बस आपका डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो बीइंग कराचाइट्स हम लोग बहुत देर से डिनर अपना कर रहे होते हैं ना, 10-11 बजे हमारा डिनर होता है। लेकिन अगर आप 8 बजे डिनर कर रहे हैं और उसके 8:30 बजे आप इस तरह से नट्स ले रहे हैं तो आप 10 बजे भी सो रहे हैं, तो 1.5 घंटे का इंटरवल काफ़ी है, क्योंकि ये 3 जो चीज़ें ये हाई इन फैट हैं। सही। तो फैट को आपकी बॉडी में स्टोर होने में, उसकी कैलोरीज को यूटिलाइज होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आप आराम से उसको अच्छा राइमा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये तीनों चीज़ें जो आपने बताई हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? दिमागी तौर पर एक्टिविटी बढ़ाता है आलमंड, उसके अलावा मैंने सुना है कि अगर आप एक मुट्ठी खाते हो उसमें किशमिश भी होनी चाहिए। वैसे तो चिलगोज़ा काफ़ी महंगा हो गया, वो लोग ज़रा अवॉइड ही कर रहे हैं, लेकिन आप तो ले सकती हैं ना सर। नहीं मुदस्सिर, खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएगा कि वो एक मुट्ठी में किशमिश भी है, अखरोट भी है, काजू भी है, सब कुछ हम मिक्स करके खा लेते हैं हम लोग। मैं हमेशा सबको, कोई भी मेरे पास आता है मैं ये बोलती हूँ कि कभी भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स नहीं कीजिए। अच्छा। ठीक है, आप हर दिन बना लीजिए, एक दिन आप आलमंड ले लें, एक दिन आप वॉलनट ले लें, आप 7 डेज हैं 7 नट्स ले लें। इस तरह से क्या होता है, क्योंकि जब आप अलग अलग करके पोर्शंस में लेते हैं, एक तो आपको पोर्शंस का आइडिया रहता है, दूसरा है कि आपकी बॉडी के फंक्शन का आपको आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ पे आपका नट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे आपने आलमंड्स की बात की तो ब्रेन एक्टिविटी में हेल्प करता है, बट आई साइड में और ब्लड रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद अभी हमारे पास एक बहुत ही, हमने ठेलों पे बहुत आम तौर पे देखा है, चेस्टनट रखा हुआ होता है, सिंघाड़ा जिसे हम बोलते हैं, ब्लैक, वो कैल्शियम रिच होता है। मतलब उसमें इतना कैल्शियम है कि अगर आप 7 मतलब उसकी ले लें, अगर 7 आप चेस्टनट खा रहे हैं रोज़ाना, तो आपकी RDA वैल्यू यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो आपको जितना रोज़ाना कैल्शियम चाहिए उन 7 सिंघाड़ों से पूरा हो जाता है। अगर आप नहीं आलमंड्स अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल मुख्तसर से वक्त के लिए आते हैं, मैं कल लेके आया हूँ ना, इसलिए मुझे आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। अच्छा। आप पाउडर दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेट गेनर है। वो बच्चे खास तौर पे जैसे ग्रोइंग एज के, स्कूल गोइंग एज के होते हैं, वो बच्चे जो है उनका वेट बहुत कम होता है या लेस एक्टिव होते हैं, तो आप उनको दूध के साथ मिला के कोई चॉकलेट या हम जिस तरह से आप कोई पाउडर्स मिलाते हैं उस तरह से आप उनको दे सकते हैं। या फिर आप इसमें जो है कोई दूसरे आप ड्राई फ्रूट्स मिला लें, इसमें आप ओट्स को रोस्ट करके इसके साथ मिला सकते हैं, बच्चों को सीरियल में दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर फल का, हर एक चीज़ का एक टाइम रखा है और उसके उसी तरह से फ़ायदे रखे हैं। अच्छा, दूसरा उसके बाद अखरोट आ गया। हाँ, अखरोट तो अल्लाह ताला ने देखें उसका शेप ही दिमाग की तरह का बनाया है, तो ब्रेन एक्टिविटी अच्छी कर रहा है। और सबसे अच्छा, अगर किसी को लगता है कि हम यूजुअली ख़ास तौर पे पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है, डिलीवरी के बाद ख़वातीन ज़्यादातर शिकायत करती हैं कि हम चीज़ें भूल जाते हैं या हम जो है ना एक्टिविटी उतना एक्टिवली नहीं कर पाते अपनी, जो रोज़ाना हम पहले किया करते थे। उनके लिए हम बोलते हैं 2 to 3 आप वॉलनट्स जो है ना वो रोज़ाना इस्तेमाल कर लें, उससे आपका प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से मिलता है, विटामिन B12 आपको मिलता है। और वो लोग जिनको थायराइड का इशू है, कि वो बोलते हैं कि थायराइड में हमारे पास मैग्नीशियम बहुत कम हो जाता है, यूजुअली हम मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, तो वो 1 से 2 अखरोट रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें, उनका मैग्नीशियम का लेवल जो है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा, एक ये जो काजू है, ये हम लोग ना वो जो रोस्टेड होता है ना वो तो बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर कौन सा, इसके फ़वाइद क्या हैं? अच्छा, अगर तो वो ड्राई रोस्ट हुआ हुआ है तो वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपने उसमें किसी किस्म का नमक डाल ऐड देते करना हैं, है, नहीं नमक ऐड करना इशू नहीं है, लेकिन वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए हम मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप सादा काजू ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, कोई घी यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसका बेस्ट आपका तरीका यही है कि आप 3 to 4 लेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो आपने अगर डे के हिसाब से अपने ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो आपने अपना वही फिस्ट साइज़ रखना है काजू के लिए, और उसको आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो आपका एक पूरा मील की कैलोरीज वो आपको प्रोवाइड करता है।
जैसे कि अगर कोई डिनर स्किप करना चाह रहा है या दिल नहीं चाह रहा, अगर बच्चे कभी खाना नहीं खा रहे। अच्छा, काजू आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें तो इसमें विटामिन डी, टक टक की आवाज़ आती है, बिल्कुल विटामिन डी और कैल्शियम है, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती ज़्यादा, या उसमें आप बोलें कि सूरज में इतनी वो गर्मी नहीं होती या तपिश नहीं होती, तो बच्चों को विटामिन डी या बड़ों को भी विटामिन डी यूजुअली नहीं मिल रहा होता, तो हम बोलते हैं कि आप काजू ऐड कर लीजिए। बच्चों को भी, बड़े भी धूप से बचते हैं कि रंग न काला हो रंग खराब ना हो जाए, और उस चक्कर में उनको वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता। और फिर हम अब देखेंगे जब भी आप हॉस्पिटल से बच्चा डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ विटामिन डी के आप ड्रॉप्स घर लेके आते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल सोर्स ठीक है, अब वक्त की ज़रूरत है आप दें, लेकिन बच्चे को आप चीज़ों में डाइट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कभी आपने ब्राउनीज़ बनाई तो उसके साथ आप ऐड कर दें, या कोई पाउडर्स बना के उनको मिल्क के साथ या किसी ड्रिंक के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बच्चों की डाइट में भी आ जाएगा, बोन्स बहुत अच्छी होंगी। और काजू जो आपके लिगामेंट्स होते हैं उसके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे एक्सरसाइज के बाद मसल्स फुल हो गए, ठीक है, तो हम क्या करें, हम क्या डाइट में शामिल करें, तो यूजुअली ट्रेनर्स भी बोलते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो हाई इन प्रोटीन या हाई इन फैट हो, तब आपने एक्सरसाइज के बाद 2 से 3 काजू खा सकते हैं रोज़ाना, आपके लिगामेंट्स के लिए बड़े। लेकिन ये जो रहमा आप 2 से 3, 5 से 6 यहाँ तक महदूद हैं, ये बातें अच्छी नहीं लग रही बाकी, क्योंकि हम तो ज़्यादा खाने वाले लोग। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका राजमा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने आज हमें बताया न्यूट्रिशन जो ये माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट्स में मौजूद है, तो जनाब हाथ थौला रखना है, खाएं आप सब कुछ। तो बहुत शुक्रिया। और जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और बड़े ज़बरदस्त मेहमान जिन्होंने हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है, जो कि हमें किस्मत का हाल आगे बताने वाले हैं। इरफान कामिल साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए हैं। और जनाब अब ज़रा जहाँ किस्मत की बात हो रही है, ज़रा कुछ माल और दौलत की भी बात हो जाए। आज स्टॉक में भी लोगों की किस्मत बड़ी जागी है। बिल्कुल, 100 इंडेक्स जो है वो तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 60,000 भी अबूर कर गया है। तो कल हफ्ते के दूसरे दिन भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मुसलसल दूसरे रोज़ 98 अरब रुपए से बढ़कर 8,746 अरब रुपए रही है। तो मुदस्सिर लगा दो पैसा। हाँ, जब पैसा आएगा तो ज़रूर लगाया जाएगा। लेकिन मार्केट की सूरत हाल क्या है? एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं इस वक्त आरिफ हबीब ग्रुप के, और स्टॉक गुरु कहा जाता है एहसन मेहनती साहब को। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप स्टॉक गुरु हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आम पब्लिक है वो बड़ी डरी हुई थी, लेकिन ये इतनी तेज़ी के साथ 46-47 से निकली 60,000 क्रॉस कर गई है। ये क्या सेंटीमेंट ऐसे रहे हैं कि यहाँ पहुँचा है? देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो माली खसारा है उसके अंदर कमी आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर जो है 91% जो है इम्प्रूवमेंट देखी गई है। $74 मिलियन अक्टूबर के माह के अंदर। कुछ फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। कुछ हम देख रहे हैं कि जो IMF की मद के अंदर कुछ अप्रूवल्स हुए हैं, जिसमें हमें कुछ लोन सपोर्ट मिल रहा है $700 मिलियन का नेक्स्ट मंथ। तो बहुत सारी ऐसी मामलात हैं जिसके अंदर हमने फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना शुरू कर दिया है। और फिर अगर आप देखें तो रुपी रिकवरी भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो एहसन साहब, इन शॉर्ट वी कैन नॉट से दिस आर्टिफिशियल चेंज, राइट? देखिए, बिल्कुल इकोनॉमिक नंबर जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और इम्प्रूव जाहिर है ना सिर्फ इस बेसिस पर हो रहा है कि हमारी जो आगे इंटरेस्ट रेट कम होने हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे ताल्लुकात हैं UAE के साथ कल एग्रीमेंट साइन हुए हैं और $25 बिलियन का कमिटमेंट है SIFC की मद के अंदर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फिर पॉलिटिशियन है, ये अब यकजा होकर पाकिस्तान की ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा एहसन साहब, एक चीज़ यहाँ बताइएगा कि इस वक्त जो नए लोग हैं वो उनको किस सेक्टर में जाना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो है वो हमें जो सही डायरेक्शन मिल रहा है वो पावर सेक्टर में मिल रहा है। और उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सर्कुलर डेट ये 4 ट्रिलियन पर पहुंच चुका था, ये पावर सेक्टर के अंदर ये डेट है और उसको रिजॉल्व करने के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी इकदाम लिए, जिसमें गैस प्राइसेस का बढ़ना, इसके अलावा जो है वो जो है तरजीहात पर जो है वो इन तरजीहात पर दिया गया है काम कि इस वक्त इन सर्कुलर डेट को कम किया जाए और उसके अंदर जो है काफ़ी रिफॉर्म्स देखे
देखे जा रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ अच्छा एहसन साहब, ये इतने मुख्तसर वक्त में तेज़ी के साथ जो मार्केट ऊपर गई है, अब कहा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो लखपति, वो करोड़पति बन गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगाया तो स्टॉक रुके हुए थे और आज वो करोड़पति बने हैं? वाकई ऐसा हुआ? देखिए, छोटा इन्वेस्टर जो है 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी मार्केट में आ सकता है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो है वो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाता है, और फिर बड़ा इन्वेस्टर उससे बड़ी रकम लगाता है। तो जिसने भी लगाई है उसने 45% तक जो है मार्केट ने इंक्रीज किया है जून 2023, जो कि अगर दुनिया की मार्केट्स में देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न जो है इस मार्केट ने दिया है यूएसडी टर्म्स के अंदर भी, क्योंकि डॉलर के अंदर भी रिकवरी भी है, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर है साथ में अगर लोकल भी जो है 45% गेन मिला है। एक सवाल जो कि मेरा ख्याल है कि शायद आपको भी लोग पूछते होंगे, आजकल बड़ा आम है, ख़ास तौर पर स्टॉक को लेके जब हम देख रहे हैं कि इतनी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मुझे बताएगा कि ये सही वक्त है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी? देखिए, हर वक्त जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो एक पोटेंशियल दे सकती है, बट मार्केट को आप टाइमिंग नहीं कर सकते। अभी इस वक्त भी मार्केट 45 से 50% इजाफा ले चुकी है, और हर दिन जो है 2 से 3% मार्केट के अंदर मजीद इजाफा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रैली मिस की तो फिर उसके बाद आगे जाकर 10, 15, 20% और बाजार जो है बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्कान है। तो हर वक्त जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन जो है स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, और इसके अंदर बैंक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, स्टॉक्स में भी, गोल्ड के अंदर भी, बट हर वक्त इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है और मार्केट के बढ़ने के। बिल्कुल एहसन साहब, लेकिन मैं असल में उस बंदे के लिए बात कर रही हूँ कि जो निटी-ग्रिटी नहीं जानता स्टॉक की, उसको नहीं पता। वैसे तो कहते हैं कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जिस चीज़ का ना पता हो वहाँ पैसे इन्वेस्ट ना करो, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी जो कौम है ना, उनका अभी एक मसला है कि देखेंगे कि जिसने स्टॉक में पैसे लगाए हुए हैं इसको प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे भी ये काम करना है। तो मैं चाहूँगी कोई टिप आप दें कि अगर इन्वेस्ट किया जाए तो स्टार्टिंग में हमें कितना इन्वेस्ट करना है कि हम सेफ साइड खेलें भी और हमें फ़ायदा भी हो। देखिए, ऐसे स्क्रिप्ट्स की तरफ इन्वेस्टर यूजुअली जब स्टार्ट करता है तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जाता है, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं और आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर के अंदर, तो आप ऐसी स्क्रिप्ट्स को देखते हैं जिसमें डिविडेंड्स अच्छे आते हैं, यानी कि प्रॉफिट डिक्लेरेशन, प्रॉफिट पे आउट होता है। तो ऐसी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बताते हैं कि भाई पावर सेक्टर कंपनीज हैं, उनके यूजुअली पे आउट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑयल सेक्टर के फॉलोड बाय बैंक्स। तो आई थिंक कि जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बता देते हैं कि भाई कितना मुनाफा जा रहा है, और आप मुनाफे के हिसाब से जो है वो आप देखते हैं कि आपको अगर वो पैसा जो है रिटर्न किसी बैंक अकाउंट में मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो यूजुअली आप उस मुनाफे की तरफ जाते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छा, लेकिन एहसन साहब, एक मसला यहाँ है कि 24 करोड़ से ज़ायद की आबादी का मुल्क है और लाखों की तादाद में बड़े बिजनेसमैन, और लेकिन चंद हज़ार स्टॉक में लोग हैं। अब ये भी कहा जाता है कि जो सिर्फ आप लोग पुराने बैठे हुए हैं उन्हीं की इजारादारी है, वही लोग मौजूद हैं, बाकी नए लोगों को इस तरफ लेके नहीं आया गया कि स्टॉक में आए। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक में लगाते हैं, हमारे चंद हज़ार वही लोग हैं, क्यों? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि इससे पहले स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं, इन्वेस्टर को काफी नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसके अंदर आप देखें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है, और फिर आपने देखा था रुपया भी काफी ज्यादा गिरा था, जिससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को नुकसान बहुत सारे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा एक्सपोजर उन लोगों का है जिनका ये काम है, लेकिन जाहिर उनका काम ये भी है कि वो ब्रोकरेज की एक्टिविटी करें, यानी कि लोगों को अगर सेल करेंगे तो उसमें ब्रोकरेज की इनकम मिलती है उन स्टॉक ब्रोकर्स को जो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है। फिर बाद में ये भी है कि इन्वेस्टर को बताया जाता है, लेकिन इसमें मार्केट के अंदर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ना, तो आपको रिस्क हमेशा रहता है कि नुकसान भी। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन अभी आप जो फोर्सी कर रहे हैं थोड़ा सा जरा बताइएगा अपने व्यूज। ये जो पॉजिटिव चेंज है, क्या आपको ये परमानेंट बेसिस पे नजर आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेरी है? सेकेंडली, क्या कोई मार्केट फोर्सेस भी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होती हैं इस उतार चढ़ाव में? देखिए, स्टॉक मार्केट यूजुअली आउट परफॉर्म करती है तमाम एसेट क्लासेस, जिस तरह गोल्ड या बैंक अकाउंट का रिटर्न होता है, तो जाहिर है इसमें तो कोई डाउट नहीं कि स्टॉक मार्केट बढ़ती रहेगी, और जाहिर है इसके नए लेवल्स देखे जाएंगे। इस वक्त 62,000 तक मार्केट चली गई, ये 65,000 पे जाएगी, तो इवेंचुअली जो है मार्केट ने पॉजिटिव होना है, और जाहिर है इसलिए पॉजिटिव होती है कि हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं और फिर इवेंचुअली इन्वेस्टर को उसका मुनाफा होता है। सही, बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप। और अच्छा है, तो स्टॉक की तरफ आना चाहते हैं तो पैसा भी अगर आपका लीगल है तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि इस तरफ आना भी चाहिए। स्टॉक में इस वक्त प्रॉफिट है और मार्केट जारी आगे
देखते हैं कब तक आगे जाती है, इसका इंशाल्लाह। मुस्तकबिल मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं खुशी है। इस बात की है मुदस्सिर के अब हमें पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं, जो पिछले 1-1.5 साल पहले जिसका काफ़ी फुकदान था और हमें कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन ये साल आखिर हो रहा है, हाँ। और साल आखिर होने के साथ क्या वाकई अगले साल में भी अच्छी खबरें हैं? और ये इस महीने के आखिर के बाद अगले महीने में तो इरफान साहब से बात कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, ये जो स्टॉक मार्केट है बहुत ऊपर जा रही है, मुआशी तौर पर ये भी एक सेगमेंट है। अगर आपको याद हो मुदस्सिर, हमने लास्ट वीक एक सेगमेंट किया था और मैंने उसमें भी ये बात कही थी, उससे पहले भी आप ही के चैनल पर, और मैंने कहा था कि अब आप देखेंगे ग्रेजुअली आपकी पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी और गोल्ड की प्राइजेज हाई होंगी और ऑयल की प्राइसेस लो साइड पे जाएंगी। अभी आप आगे देखिएगा ऑयल और डाउन होगा, आपको पेट्रोल की प्राइसेस और कम होती हुई नजर आएंगी। 8 रुपए कम। अच्छा, ये कुदरती चीज है कुछ। और पाकिस्तान को ये मंथ हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा। नवंबर, जब 21 नवंबर क्रॉस होता है, मेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, सॉरी। पाकिस्तान पाकिस्तानी बट पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं, और ये राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स मार्केट के अंदर, बट नॉट इन गोल्ड। गोल्ड इस वक्त बाइंग पावर की बहुत ज़्यादा है गोल्ड की इस वक्त, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है इस वक्त। राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का इन स्टॉक करेंसीज, ये राइट टाइम है, क्योंकि ये आगे और ज़्यादा आपको अच्छी होती हुई डॉलर भी खरीदने लग जाएं। खरीदेंगे ऑब्वियसली, ये टाइम है ऐसा जिसके अंदर बाइंग बहुत बढ़ेगी करेंसीज की। तो एक तो ये आपको अच्छा नज़र आएगा। हाँ, ये जब हम क्रॉस करेंगे, हम जाएंगे 21 दिसंबर के बाद, वो जो मंथ आते हैं जो ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में कह लूँ, जिनमें इलेक्शन भी है, जो कि नहीं है। अच्छा, वो मेरे हिसाब से मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा, वैसे कुछ खबरें अल्लाह को है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मार्च के बाद फॉल कर रहे हैं इलेक्शन। अप्रैल आप बता रहे हैं, अप्रैल 21 मार्च के बाद। और इसके अंदर आप, अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ आपको, क़याम पाकिस्तान के वक्त ले जाऊँ, तो आप देखिए कि हमारे जो इवेंट हुए पाकिस्तान के, वो किस किस उसमें हुए। 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई, ये जुपिटर का टाइम, ठीक है। 23 मार्च पाइसेस जुपिटर। फिर आपका जो पाकिस्तान जो क़याम अमल में आया 14 अगस्त लियो सन का टाइम, ये बहुत पाकिस्तान को फेवर करता है, लेकिन नहीं फेवर करता है ना सैटर्न का टाइम नहीं करता, जो जनवरी फरवरी है। अच्छा, कोविड आया 19 दिसंबर में आया, ऑनवर्ड फिर कैरी ऑन हुआ। यानी पाकिस्तानियों ने जो बच्चे पैदा करने हैं वो भी ये सोच के करें कि जनवरी फरवरी में नहीं होने चाहिए, उसके बाद नहीं। ये तो मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही। बट कहते हैं अल्लाह आलम बिसाओ, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। ये हम सिर्फ प्रिडिक्शंस देते हैं सही सारी चीज़ों को देखते हुए। हाँ, पाकिस्तान के जो आने वाला वक्त है, इलेक्शन है, वो भी डिले है, मैंने आपको बताया। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी अभी पाकिस्तान की। अच्छा, मुझे अगर केयरटेकर गवर्नमेंट्स को ये बड़ी अच्छी बात लगेगी कि इलेक्शन मजीद डिले हो जाए, वो बड़े खुश होंगे इस बात पे। सारे वज़ीर आला, सारे वजीर के चले मजीद मौका मिल जाएगा। अच्छा इरफान साहब, मुझे एक बात बताइएगा, चूँकि आप जिस तरह बताते हैं चीज़ें, तो नाम और नंबर, नाम के लिहाज से जो नंबर निकलता है, ये कितना ज़रूरी होता है कि हम बच्चों के नाम रखने से पहले हम ये चीज़ जहन में रखें कि भाई कौन सा नंबर सूट करता है, या कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ करने चाहिए, अल्फाज यूज़ करने चाहिए, ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली नाम आपकी पूरी ज़िंदगी है, आप पूरी ज़िंदगी वो नाम कैरी ऑन कर रहे होते हैं टिल योर होल लाइफ। और आपकी जो बर्थ है, आप पैदा भी एक ही दफ़ा हुए हैं। ये दो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आप कैरी ऑन करते हैं, अपनी बर्थ और अपना नाम। बाकी चीज़ें आपकी चेंज होती रहती हैं, वो मुख्तलिफ सिनेरियोज में चेंज होती हैं। इनकी जो अलाइनमेंट है विद योर नेम नंबर एंड योर बर्थ नंबर, यही आपकी सक्सेस है, यही आपकी डिफीट है। अब मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि जब यही सक्सेस और यही डिफीट है, तो फिर ये नाम रखते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो कोई अच्छे साहिब इल्म जो है, जिससे आप राय ले सकें इस बारे में, ज़रूर लीजिए कि ये मेरे बच्चे की बर्थ है और ये उसका वक्त पैदाइश है, और ये अब आप बताइए इसके हिसाब से कौन से नाम सूटेड हैं उसके लिए। सही। तो वो फिर आपको उसी सिनेरियो में फिर आपको उसकी ज़िंदगी आगे बनती हुई नजर आएगी। आप नाज़रीन को बता देना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के हिसाब से होता है? नहीं, डेट के महीनों के हिसाब से नहीं होता। आप जिस डेट को जो शख्स इस दुनिया में आंख खोल रहा है वो टाइम है एक्चुअल, और उसके साथ फिर उसकी अगर नेम अलाइनमेंट है। आपको मैं बताऊं कि एक बहुत आसान सा मैं बता देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, आप सबका देख लें, हमारे जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं,
जितने बड़े टॉप जो इस वक्त टॉप पोजीशंस पे हैं, मैक्सिमम, चाहे आप इसको चेक कर लीजिएगा जाके, मैं इसको सबको कह रहा हूँ चेक कर लीजिएगा, एवरीबडी इज इन 9 नंबर। अच्छा, 9 इज टॉप मोस्ट हाइटेड नंबर, कि जो 9 नंबर के लोग होते हैं ना हमेशा आपको हाइटेड पोजीशंस पे मिलेंगे, आपको कोई बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सफ़र करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो इतना पावरफुल है वो कि वो उसमें कोई नीचे की पोजीशन पे आपको लोग नजर नहीं आएंगे। तो एक्चुअली 1 to 9 का सिनेरियो है। बस नाम बदलने मुदस्सिर आप भी अपना ना, अगर 9 नंबर उसके पूरे नहीं हो रहे ना तो बदल लेना नाम आप, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली कोलैबोरेशन है, बर्थ एंड योर नेम। तो सहरिश का क्या नाम अल्लाह रखा जाए, वो 9 में आज कुछ भी रखे यार, मैं तो बहुत बड़ा नाम है मैडम। हमें करेक्शंस की जरूरत होती है। 6 9 नहीं है, नहीं आप यू आर बोथ इज 6, मुदस्सिर भी 6 हैं, आप भी 6 हैं। और ये जो 6 नंबर्स के लोग होते हैं, मैं आपको अब आप क्योंकि अब आपने एक चीज छेड़ दी ना, छेड़ दी है मैंने तो अब मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं, मैं उनको फौरन बता देता हूं। आप पहले ये नाज़रीन को बताएं कि 6 नंबर कैसे मतलब फिगर आउट कैसे करते हैं नंबर। एक बेसिकली हम एक न्यूमरोलॉजी है जो एक इल्म है, बाकायदा मुस्तनद इल्म है, ऑथेंटिक इल्म है, जिसके ऊपर कुछ नेम नंबर्स आपके दिए हुए होते हैं कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है, हम उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ए की 1 है तो बी की 2, इस तरह नहीं, एक पूरा एक चार्ट होता है ये, उस चार्ट के ऊपर एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन जो है वही जो नेम है आपको, वो पर्सनैलिटी है पूरी। सही। अब जैसे आपने मुझे बताया, कुछ लोग होते हैं बिलीवर्स होंगे एस्ट्रोलॉजी के, कुछ लोग होंगे डिसबिलीवर्स होंगे, कुछ लोग स्टोन्स पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग रिलीजन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो इस पे ज्यादा आ जाते हैं। तो ये क्यों है? ये नेम नंबर नहीं है, या आपकी बर्थ है जो आपको बिलीव्स और डिसबिलीव्स की तरफ लेके जाती है। नंबर का बता दिया, अब इसकी आगे से जरा मुझे बताएं। मैं 6 आपको बता रहा हूँ, मैं इसी का बता रहा हूँ कि अब अगर मैं 6 की बात करूँ, रिलीजन के मामले में बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, हमेशा पढ़ने पढ़ाने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। दूसरे, उनको इन चीज़ों पे बिलीफ कम होता है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कम बिलीव करेंगे, वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि अच्छा क्या पढ़ने को हमें बता दें। नहीं, बोथ ऑफ यू, मैं आपकी बात कर रहा हूँ साथ में, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन सहरिश को बहुत ज्यादा बिलीव है। नहीं है, इनको भी नहीं है, ये सिर्फ पूछती हैं, ये सिर्फ पूछती हैं, लेकिन नहीं है। देखिए मैं बड़ी स्ट्रेट बात करने वाला इंसान, मैं बहुत क्विक बता रहा हूँ इसी वजह से आपको। लेकिन अब अगर मैं 1 to 9 देखूं, इसके अंदर अगर मैं कहूं कि इसमें बिलीवर्स कौन से हैं जो कि बेस्ट मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, जो कहेंगे हाँ नहीं जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही है करेंगे, और वो लोग सिर्फ 3 या 4 हैं उन नंबर्स के अंदर। अच्छा। जो बहुत बिलीवर्स मिलेंगे। लेकिन एक जैसे मैंने बताया 9 नंबर इन पे बिलीव ही नहीं करेंगे इन चीज़ों पर। सही। वो कहेंगे इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से। भी तो है ना, आप देखिए। नहीं, वो कामयाब है, लेकिन उनकी आप निजी जिंदगी में जाइए, उनकी पर्सनल लाइफ में जाइए, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहे होते हैं, सर्जरीज हो रही होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं। कामयाबी में कुछ कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं मैं मानता, मैं मानता हूँ कामयाबी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेहत है कामयाबी, पैसा नहीं है कामयाबी। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आगे मैं नहीं बैठ सकता। मेंटल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ, यस इट्स कॉमन, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। एंड सेकंड इज योर फैमिली, अगर आपकी फैमिली सेटल्ड नहीं है, बच्चों में प्रॉब्लम है कुछ, आप तब भी नहीं सेटल हो सकते। थर्ड इज योर फाइनेंसेस। कोई अगर ये कहता है कि पैसे की वजह से सुकून आता है, नहीं, सुकून की वजह से अगर पैसा आता है वो बरकत है, पैसे की वजह से सुकून नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप ऑल टुगेदर इकट्ठी करके किसी इंसान की पर्सनालिटी कंपोज करते हैं और जब वो अलाइन हो जाती हैं चीज़ें, इट्स कॉल्ड अ करेक्टेड लाइफ पाथ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि जब ये न्यूमरोलॉजी है, नाम और नंबर्स के साथ के सारा सिलसिला चल रहा है, तो फिर होरोस्कोप में तो हम स्टार्स को देखते हुए लोगों को आगे आने वाला हाल बताते हैं। होरोस्कोप उन्हीं नंबर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 1 की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, सूरज को, नंबर 1। जब मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मून को। जब मैं नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर को, मुश्तरी जिसे आप कहते हैं, जिस टाइम में हम बैठे हुए हैं अभी इसको। जब हम नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वो नोड आ जाता है एक K2, एक डिफरेंट एक प्लैनेट है। आप इसके साथ ही होरोस्कोप भी बता दीजिए ताकि पता चल जाए पाकिस्तानियों को कि उनका ये हफ्ता वीकेंड कैसा गुजरने वाला है। वीकेंड इसमें देखें, अभी एक हम सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर हैं, जो लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था। इस वक्त दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर चेंजेस। एक तो इसको ध्यान में रखें, कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि चेंज करेंगे उनको फ़ायदा होगा, जिसमें जेमिनाई है, मैं खुद हूँ, ठीक। सेकंड लिब्राज हैं, वो करेंगे उनको बहुत फ़ायदा है। थर्ड विरगोज हैं, वो चेंज करते हैं क्योंकि ऑल दे आर रिलेटेड विद मर्करी एंड वेनस।
मरकरी एंड वेनस जब अलाइन होता है जुपिटर के साथ, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, लोग इसको समझ जाएंगे, मैं आसान इसलिए बताता हूँ। ये जब भी टाइम आएगा, जब मार्च का टाइम आएगा और दिसंबर का, मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ, और उनके लिए हो जो जेमिनाई हैं, विर्गो हैं और लिब्राज हैं, ये उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा, उनकी जॉब लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगा, चेंजेस में बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन अदर देन जैसे हम अगर एरीज से स्टार्ट लें जल्दी जल्दी, तो एरीज इस वक्त एक माइंड सेट उनका बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है राइट नाउ, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस वक्त कोई चेंजेस ना करें, सबसे बड़ी बात साइन करने में एहतियात करें, किसी तौर पे जो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं कोशिश करें ना करें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। और उनकी थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, तो उस हिसाब से उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एरीज के बाद हम आते हैं तो टॉरस के ऊपर आ जाते हैं। जब टॉरस हैं वो ओके फाइन, हेल्थ वाइज थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं उनको, बाकी उनको भी इस वक्त कोई चेंजेस करने का टाइम नहीं है, अपने एक सैचुरेशन पॉइंट में रहें, फैमिलीज ओके फाइन बिल्कुल ठीक है। थर्ड आप टॉरस के बाद आ जाते हैं जेमिनाई पे, जो मैंने को कह रहा हूँ कि उनके चेंजेस करने का टाइम है, इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ सकती हैं। अच्छा। और बहुत उन चीज़ों को उनको फ़ायदा होगा उन चीज़ों को करके। प्लस फैमिली लाइफ इज़ स्टेबल, हेल्थ इज़ स्टेबल, सो इट्स गुड। जेमिनाई के बाद कैंसेरियंस पे आ जाते हैं। कैंसेरियंस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर रीलोकेशन कैंसेरियंस के लिए। वो इस वक्त अगर ट्रैवल करते हैं कहीं और स्पेशली अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, और हो सकती है उनकी ट्रैवलिंग इन टर्म्स ऑफ किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में, किसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है तो वो ज़रूर जा सकते हैं और उसको करें वो जाकर। सही, अभी मेरा तो कोई वीज़ा नहीं लगा, वो कैंसर। अच्छा, आप कैंसरियन हैं? ओके ओके, तो ये उनके लिए है। हाँ, सिर्फ ये टाइम उनका थोड़ा सा हेल्थ वाइज एहतियात करें, वो भी सिर्फ ठंडी चीज़ें खाने में, क्योंकि उनका थ्रोट ज़रा इफेक्टेड हो जाता है इस सीज़न के अंदर। कैंसेरियन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लियो आ जाता है। अच्छा, लियो जो है वो एक सम सॉर्ट ऑफ एक एंजाइटी की कैफियत में इस वक्त, और उनका एंजाइटी लेवल काफ़ी हाई है, जो हम इस ड्यूरेशन में देखते हैं। इस वीक की अगर बात कर रहे हैं, जो कि आगे जाके सही होगा थोड़ा, लेकिन अभी प्रॉब्लम है, और स्पेशली मेडिकल टेस्ट के ऊपर अपने ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर कंडक्ट करें, स्पेशली कार्डिक साइड ज़रूर कंडक्ट करें, क्योंकि कार्डिक साइड थोड़ा वीक शो होती है इस ड्यूरेशन, उसको ज़रूर देखें। फाइनेंशियली स्टेबल, जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, फैमिली लाइफ इज़ ओके फाइन। लियोस के बाद आप आगे जाते हैं तो विरगोस पे आते हैं। मैंने स्टिल बताया कि विरगोस का ये टाइम है चेंजेस का, और स्पेशली जो लोग ट्रेड के अंदर हैं, जो बिजनेस के अंदर हैं, जिसके अंदर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, उनके लिए बहुत अच्छा राइट टाइम है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं इस वक्त। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए ओपन है, वो ज़रूर चेंजेस करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विरगोस के बाद आ जाते हैं हम लिब्रास के ऊपर। लिब्रास पे मैंने आपको बताया कि उनका बहुत अच्छा टाइम है, इस वक्त बहुत एनर्जाइज है लिब्रास, बहुत ज़्यादा, और इसको वो फ़ायदा भी होगा उनको इस एनर्जी का, और इसको ज़रूर अवेल करें वो। स्पेशली इस वक्त उनको मॉर्निंग वॉक उनके ऑरा के अंदर, मीन उनकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उनको फ्लो करती है इस वक्त। लिब्रास के बाद स्कॉर्पियो पे आ जाते हैं। स्कॉर्पियो का साइन इस वक्त सिर्फ सैचुरेशन का साइन है, स्टेबल रहने का साइन है, हेल्थ अच्छी है, काम अच्छा है उनका, नो चेंजेस, बट स्टिल रहे हैं, अभी कोई ऐसी चेंजेस ना करें। नेक्स्ट हमारे पास सेजिटेरियस है, जो अभी ये मंथ चल रहा है सेजिटेरियस का। सेजिटेरियस इस वक्त उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका अपना मंथ है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करें, गोल्ड खरीदना चाहते हैं खरीदें, इस वक्त जो यानी वो काम करेंगे इस वक्त उनको फ़ायदा है, एनर्जी बूस्ट है, कोई हेल्थ वाइज इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ गया आपके पास कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को उधर एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर उधर कैप्रिकॉन के साथ ज़रा डिफ़िकल्ट होता है सम सॉर्ट ऑफ क्लैशेस के मामले में। फैमिली क्लैशेस हो सकते हैं, किसी से ऑफिस में ना झगड़ें, क्योंकि वो बहुत बढ़ता चला जाएगा फिर उसके अंदर, वो सैचुरेटेड रहें, फाइनेंसेस ओके ठीक है बिल्कुल। उसके बाद एक्वेरियस आ जाता है आपके पास। एक्वेरियस का साइन ज़रा स्टेबल साइन है, वो ज़रा सुकून वाले लोग हैं, सही, तो वो कोशिश करेंगे जैसा अपनी लाइफ कैरी ऑन कर रहे हैं वैसी करें, वो सही है। पाइसेस खुश हैं इस वक्त, जुपिटर लास्ट साइन है, और उसमें उनको हेल्थ वाइज थोड़े बहुत स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं पाइसेस के लिए, सही, बाकी उनको कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं, अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं। अभी का हफ्ता चल गया, बहुत जल्दी हुई, जल्दी आपको सांस चढ़ा दी हमने। नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जनाब, इसके साथ ही मैं इरफान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और स्पेशली कि आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अब हमें इजाज़त आपसे लेनी है, और मैं चाहूँगी मुदस्सिर
ये शर्फ आप हासिल करें। जी, इजाज़त वाला शर्फ जो है वो आप हमें दे रही हैं, क्योंकि इस्तकबाल वाला शर्फ आपके पास होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों का आपने ख्याल रखना है। अपना भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।